CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। शानदार तेजी का दिन भारतीय बाजार में। क्या हो आपकी रणनीति और कहां पर आखिरी के 1.5 घंटे में आपको मिलेंगे कमाई वाले सौदे, इस पर होगी बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में जोरदार तेजी, निफ्टी दिन के शिखर पर 19,800 के निकला पार। रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक और इन्फोसिस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी, वहीं लगातार चौथे दिन नए शिखर पर पहुंचा मिड कैप इंडेक्स। फिर निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बीमा शेयर में जोरदार खरीदारी। मैक्स फाइनेंशियल्स और SBI लाइफ में करीब 3% का उछाल। साथ ही HDFC लाइफ और ICICI प्रू में भी शानदार मजबूती। इस हफ्ते आ सकता है टेक्स मैको रेल का QIP। फ्लोर प्राइस 128 से 130 रुपए के बीच संभव। 400 करोड़ तक जुटा सकती है कंपनी। विस्तार योजना में हो सकता है फंड का इस्तेमाल। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। आज से खुली सरकारी ग्रीन फाइनेंस NBFC कंपनी एडिटा के IPO को अच्छा रिस्पांस। अब तक 1.25 गुना भरा इशू। 30 से 32 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। 2150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। उत्तरकाशी से आई राहत भरी तस्वीर। मजदूरों का टनल से पहला वीडियो आया सामने। सभी 41 लोग सुरक्षित। मुख्यमंत्री धामी बोले जल्द सबको निकाला जाएगा बाहर। चलिए फिर बात करते हैं मार्केट की इस समय। और क्लियरली एक तेजी वाला दिन, और अब नजरें हैं एक ब्रेकआउट पर। जी हाँ, जैसे कहते हैं एक जो सुबह बात हुई थी हमारी कि 2-3 दिन से रेंज सेशन था और शायद मार्केट तैयारी कर रहा था एक ब्रेकआउट की। और अब 19,800 के ऊपर रिलायंस ने आज दम दिखाया। सुबह से ही बात हो रही थी चैनल पे कि आज रिलायंस कुछ करने के मूड में है, और रिलायंस ने एक अच्छा ब्रेकआउट, आज क्लीन ब्रेकआउट दिया। इस समय 1.5% ऊपर रिलायंस। HDFC बैंक ने ऑब्वियसली हेल्प की। हालांकि HDFC बैंक ऊपरी लेवल से थोड़ा फीका ज़रूर पड़ा, लेकिन फिर भी HDFC बैंक से ठीक ठाक मदद मिली रिलायंस को। कमोडिटीज़ में शानदार उछाल, मेटल्स, बाकी कमोडिटीज़, केमिकल्स, यहाँ पर अच्छी तेज़ी। और मिड कैप्स ने आज हाई जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया मिड कैप इंडेक्स ने। अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आज इस समय सिर्फ 0.1% ऊपर, लेकिन दिन अच्छा अब तक का। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून। अब तक का दिन बहुत शानदार रहा अनुज, लेकिन यहाँ से अगला आखिरी 1.5 घंटा क्या। अब हम खड़े हैं निफ्टी पर सबसे बड़े कॉल राइटर के पास, नज़दीक उसके ऊपर। ज़्यादातर टाइम अनुज हमने उस पर स्पेंड किया। बैंक निफ्टी से अभी वो कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है, बट IT में तेज़ी है। मतलब आप इस 800 वाले बड़े कॉल राइटर्स के जोन को कितने कन्विक्शन से क्रॉस कर पाएंगे? वो क्या पूरे के पूरे जो आई थिंक कंपोनेंट्स की हमको ज़रूरत थी वो है क्या? और 800 के ऊपर की पिक्चर क्या है निफ्टी पर? वीरू, बिल्कुल। देखिए 19,875 लास्ट थर्सडे को हमारा हाई था। उस दिन हम फिसले और हम सब बात कर रहे थे। उस दिन मार्केट तैयार था एक्चुअली 20,000 जाने के लिए, सब कुछ फायर कर रहा था। फिर वो एक्सपायरी वाले दिन फिसले, समझ नहीं आ रहा था क्यों फिसले। अगले दिन हमें सुबह सुबह रीज़न मिला, और बैंक निफ्टी में जो बड़ा डिक्लाइन आया उसकी वजह से, तो वो रीज़न समझ में आया। अब मार्केट धीरे धीरे उसको पार करने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट निफ्टी पे तो कर रहा है, बैंक निफ्टी में नहीं कर रहा है, निफ्टी में कर रहा है। अब अगला रेजिस्टेंस क्या है यहाँ से? वही लेवल 19,875। अब आप सोचिए कि अगर किसी ने इस इंडेक्स को शॉर्ट किया तो उसके स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस्ड हैं। मैं हमेशा मार्केट में एक चीज़ देखता हूँ कि आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ प्लेस्ड हैं, लॉन्ग्स के या शॉर्ट्स के। लॉन्ग्स के स्टॉप लॉसेस जहाँ प्लेस्ड थे, बिल्कुल मार्केट उस लेवल पे नहीं गया। शॉर्ट्स के स्टॉप लॉसेस जहाँ प्लेस्ड है, अब मार्केट उस लेवल पर है। अब अगर हम यहाँ भी बंद हो गए 19,800 पर, तो कॉल राइटर क्या सोचेगा? और ये जिसने शॉर्ट किया हुआ है वो 19,875 का स्टॉप, वो क्या सोचेगा? क्योंकि 75 पॉइंट का गैप अप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है निफ्टी के लिए। 75 पॉइंट तो हार्डली आज की डेट में गैप अप है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये जाएगा लेवल। और वो जो मेरा एक व्यू रहा है कि नवंबर में हम 20,000 और दिसंबर में ऑल टाइम हाई, मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ उस व्यू पर। और इनफैक्ट अगर थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया तो इवन नवंबर में भी ऑल टाइम हाई लगने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो लॉन्ग रहें और स्टॉप लॉस अपने एडजस्ट करते रहें। और अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बहुत सिंपल, आज का लो। आज का जो ये लो है, इसको एक स्टॉप लॉस मान लीजिए आप। करीब 19,754 पर है ये लेवल इस समय। तो ये आप इसको लो वो स्टॉप लॉस मान लीजिए। और एक चीज़, आप नवंबर एंड का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते का लेने में, इसी हफ्ते का लेने में समझदारी नहीं है। मंथ एंड का ले,
उसमें एक दिन की छुट्टी पड़ रही है तो उससे टाइम वैल्यू का थोड़ा इशू आएगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल नवंबर एंड एक अच्छा ऑप्शन होगा 19800 850 की कॉल के थ्रू इस मार्केट को अप्रोच करने का, क्योंकि उसमें आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस होगा और अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया तो अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा यहाँ पर। और शॉर्ट करने की बिल्कुल गलती ना करें इस मार्केट में। देखिए, डल मार्केट को कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, स्पेशली अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो 2 दिन से मार्केट भले ही डल रही हो लेकिन शॉर्ट करके फ़ायदा नहीं है मार्केट में, पैसा लॉन्ग पे ही बन रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी पर, ये अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है वीरू, और बैंक निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस है 43,800 टू 44,000। लेकिन निफ्टी बैंक में मैं अभी भी कहूँगा कि बचे यहाँ पर, मतलब कोई पॉइंट नहीं है रिस्क लेने का, तो या तो 44,500 क्रॉस होने दें उसके बाद एक ट्रेड लें। यहाँ पर एक फिन निफ्टी की एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है, कल खुद की इसकी एक्सपायरी है, तो अभी कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी को छोड़ देते हैं, क्योंकि रिलायंस और बाकी के आईटी मेटल्स इन सब का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है निफ्टी को, तो निफ्टी पे कन्विक्शन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है इस समय भी। बिल्कुल, तो निफ्टी पे कन्विक्शन ज़्यादा है और निफ्टी को मतलब ऊपर की तरफ खींचने के लिए निफ्टी के एक फैक्टर ज़्यादा अच्छे हैं, मजबूत हैं। रिलायंस जैसे अनुज ने पुष्टि करी, यहाँ पर फार्मा में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, आज सुबह केमिकल में था, तो ब्रेथ फॉर निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग। निफ्टी बैंक को फॉर द टाइमिंग अवॉइड करिए। कुछ आपके स्क्रीन पे स्टॉक्स रखूंगा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है, एक बार एक एक करके 4 स्टॉक्स लेके आइएगा और वहाँ पे शुरुआत में उल्लेख में उसका करूँगा। एस्ट्रल 1930 पे, याद रखिएगा ये रियल स्टेट इंसिलरी, रियल स्टेट वैसे ही चल रहा है, आज का टॉप गिनर है ओबरा रियल्टी। एस्ट्रल में एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग है, भारी स्टॉक है, बिग टिकट साइज, 58,72,000 शेयर कम हुए हैं। ये क्लियर एक सिग्नल है कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है, अपने पिछले 5 सेशन के स्विंग्स को काट के ट्रेड करता हुआ 2% ऊपर नजर रखिएगा 1930 पर इस स्टॉक पे। इसके बाद जिसका जिक्र मैं करूंगा वो है ल्यूपिन। ल्यूपिन फार्मा स्पेस में आपको मालूम ही होगा, इनफैक्ट हम अक्सर इसको डिस्कशन में शामिल भी करते हैं, शुमार भी करते हैं। फार्मा इंडेक्स वैसे ही अनचार्टेड टेरिटरी में है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। ल्यूपिन ने आज एक बार फिर से अटेम्प्ट किया अपने 9 नवंबर के स्विंग हाई को काटने का, बाइसेक्ट करने का, तो एक ल्यूपिन पर नजर रखिएगा। 1,75,000 शेयर यहाँ पे बिल्डअप हुए हैं ओआई में। ल्यूपिन के बाद जिस स्टॉक का जिक्र करूंगा वो है एस्कॉट्स। ये ऑटो स्पेस में एस्कॉट्स पे खासा नजर रख के चलिएगा। दरअसल ये जैसे कि कल अनुज भी टिप्पणी कर रहे थे और बात भी हो रही थी इस पर, लेकिन कल क्लोज इतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन आज इसने एग्जैक्टली 10 डेमा के ऊपर से अपनी जर्नी स्टार्ट करी और अब डे हाई के पास तो नहीं बट स्टिल एक सब्सटेंशियल अच्छा मूव 1% का लेकर ट्रेड करता हुआ। और एक लास्ट स्टॉक का जिक्र और मैं करूंगा जिसका डेटा अच्छा लग रहा है, एंड दैट्स HDFC लाइफ। ये पूरा स्पेस आज का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये जो आखिरी स्टॉक जिसका जिक्र कर रहा हूँ मैं HDFC लाइफ 667 पे, ये अपने मल्टी ईयर सितंबर 2021 से लेकर अब तक की एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है और एक टिपिकल फ्लैग जो कि है पिक्चर में मार्च से उस फ्लैग को ऑलमोस्ट बाइसेक्ट करने को तैयार। तो ये 4 स्टॉक्स जिन पर मेरी नजर रहेंगी डायरेक्टर साहब, HDFC लाइफ। अनुज, आज कार्यक्रम का क्रम क्या रहेगा और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स? बिल्कुल, तो पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स बता देते हैं वीरू, उसके बाद आते हैं कार्यक्रम के क्रम पर। ऑब्वियसली आज अप डे है तो विनर से स्टार्ट करेंगे। सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% ऊपर। इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, जो हेडलाइन में भी मेंशन किया हमने, 2.5% SBI लाइफ ऊपर। उसके अलावा मेटल्स, सुबह से मेटल्स में अच्छी तेजी, JSW स्टील और हिंडाल्को, ये दोनों स्टॉक्स करीब करीब 2% ऊपर। F&O में गोदरेज रियल्टी टॉप गेनर, कल भी अच्छे मूव आए थे इसमें, हालांकि कल ये फिजल आउट हो गया था लेकिन आज मूव सस्टेन कर रहे हैं, 4% से ऊपर ये इस समय स्टॉक। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% ऊपर। मैक्स फाइनेंशियल में 3% की तेजी और जी एंटरटेनमेंट ये भी करीब करीब 3.5% ऊपर इस समय। लूजर्स वैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। इंडस टावर 2.5% नीचे, BHEL 2% नीचे, HPCL करीब 1.5% नीचे और AU स्मॉल फाइनेंस ये करीब करीब 1.7% नीचे है इस समय भी रूपा। चलिए अब आपको बताते हैं हमारा पैनल जो हमारे साथ जुड़ने वाला है आज कमाई का अड्डा में। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ विलियम ओ'नील के मयूरेश जोशी हैं और टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, श्रीकांत चौहान और अमित सेठ। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में टैलब्रोस ऑटो के डायरेक्टर और ग्रुप CFO नवीन जुनेजा से करेंगे खास बातचीत। 2:30 सुमित बताएंगे रियल्टी सेक्टर रिकॉर्ड स्तरों पर क्यों है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे प्रकाश दीवान। 3 बजे यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस और साथ ही यतिन बताएंगे टैक्स मैको का QIP कब आ सकता है और क्या है पूरी डिटेल। 3:10 पर लेंगे BTST और STBT कॉल और साथ में बीच में 4 का चौका भी लेंगे। चलिए तो फिर अपने पैनल को जोड़ना शुरू करते हैं इस समय और लेते हैं ट्रेड्स। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की ट्रेड। इस समय की ट्रेड है लुपिन, जो वीरू ने बात की उसकी।
1219 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 1210 का। स्ट्रक्चरली एक बाई सिग्नल जेनरेट हुआ है जो 2-3 दिन आपको मिल सकता है। टारगेट होगा 1250। यस, लुपिन 1250 टारगेट के लिए, 1210 स्टॉप लॉस। जय लुपिन, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर भी रहा था कि डेटा बहुत स्ट्रांग है, नजर रखिए स्ट्रक्चर पे। अब एक एनालिस्ट कमेंट आप सुन रहे हैं प्रकाश सर की, 1220 पे बाय। मैं सिर्फ डेटा देता हूँ, याद रखिएगा, नो बाय सेल फ्रॉम माय साइड। सेकंड ट्रेड पकड़ते हैं मानस जी के साथ। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, खरीदारी करेंगे अशोक लेलैंड में, जहां पर स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला था। एक छोटा सा करेक्शन भी कल देखने को मिला था, लेकिन 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज रिकवरी में 176 का एक हर्डल स्टॉक ने क्रॉस कर लिया है। आई थिंक अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक्चुअली ये इनवर्स रेंज पैटर्न है, और इस ब्रेकआउट के बाद आपको अगर पोजिशन बेस्ड बात करें तो करीब 7-8 रुपए, 10 या 12 रुपए के अप देखने को मिल सकते हैं। इसलिए करंट लेवल्स पे आप अशोक लेलैंड में खरीदारी करिए। 174 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 183 रुपए के टारगेट सेट करने हैं अशोक लेलैंड में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 175 वाला, वहां पर खरीदारी करिए। 3 रुपए 60 पैसे का भाव चल रहा है। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप इस ऑप्शन में खरीदारी करिए, और 7 से 8 रुपए का टारगेट आप इस ऑप्शन में भी सेट कर सकते हैं। चलिए अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी टॉप पिक रहेगी डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे काफी लंबे समय के एक चैनल ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल से स्टॉक बाहर आ रहा है, अच्छा खासा इसमें करेक्टिव पैटर्न ओवर हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव है, और स्टॉक अपने सारे नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है नियर टर्म करेक्शन यहाँ पे ओवर हो चुका है। स्टॉक अब वापस एक अप ट्रेंड की ट्रेजेक्टरी पकड़ रहा है। 5657 इसका प्राइस है। टारगेट्स लगभग रहेंगे 5750 से लेके 5800, और स्टॉप लॉस रहेगा 5580 का। ओके, डीआरएल पे आपकी बाय कॉल है, इट्स 5657। आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। अब मयूरेश जोशी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मैं आपसे विभिन्न सेक्टर से बातचीत करूंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपका पहला प्रेफर्ड कॉल क्या है? आज का आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है मार्केट्स में इंडिया में ऑटो एंसिलरीज पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, और विद इन ऑटो एंसिलरीज बैटरी मेकर्स, जिसमें एक्साइड पे हमारा कॉल है। हमें लगता है 2-3 की चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है एक्साइड को लेके। एक तो नंबर्स काफी शानदार रहे थे Q2 के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर एबिटा मार्जिन्स में ग्रोथ देखने मिली थी। सेकेंडली, आई थिंक जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है, यहाँ पे यूटिलाइजेशन लेवल्स अच्छे खासे रहे थे, एंड विद इनपुट कॉस्ट गोइंग डाउन, स्पेसिफिकली लेड प्राइसेस, कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्जिन्स उन्होंने रिपोर्ट किए थे, यहाँ पे और स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग दिख सकती है। दूसरा, आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पहलू है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बैटरीज, जो लिथियम आयन बैटरीज की हम बात करते हैं, इसकी कैपेसिटीज जो एक्साइड और दोनों इनके पेयर ग्रुप हमारा राजा दोनों डाल रहे हैं, इन द मैटर ऑफ अ फ्यू क्वार्टर्स ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। और जैसे ये फंक्शनल हो जाती है, एक जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की तरफ शिफ्ट है OEMs की तरफ से, और रिप्लेसमेंट मार्केट में भी ये जो केटर कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तीसरा, आई थिंक जो इनकी एक कैप्टिव यूसेज है टू प्रॉब्ली प्रोवाइड रॉ मटेरियल एज वेल, ये अच्छा खासा सहारा दे सकता है ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ को। बैलेंस शीट वैसे ही काफी स्ट्रांग है, और रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली ROEs जो हम ट्रैक करते हैं मार्केट्स पे डेली में, काफी शानदार लग रहे हैं। तो एक साइड काफी शानदार लग रहे हैं लेवल्स पे। हमें लगता है इसमें एक अच्छा खासा मूव देखा जा सकता है अगले कुछ। ओके, एक्साइड है मयूरेश की इस समय की पिक। चलिए अब प्रशांत को भी जोड़ लेते हैं। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रहेगी आपकी इस समय की ट्रेड? जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून द व्यूअर्स। जो स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है वो है सन फार्मा। मुझे लग रहा है एक अच्छे मूव के लिए तैयार हुआ है। काफी अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, बैक बाय वॉल्यूम्स। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1180, 1180। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 1235, 1235 के इर्द गिर्द। ओके, सन फार्मा। तो फार्मा से कितने सारे स्टॉक्स यहाँ पे अपियर हो गए, ये आप देख रहे हैं। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके आपका यहाँ पे सन फार्मा ट्रेड भी कर रहा है। मैं थोड़ी सी डेटा की स्कैनिंग दिख रहा था, वाकई फार्मा में आज काफ़ी सब्सटेंशियल वैल्यूएशन है। इट्स 1235 फॉर फार्मा, सन फार्मा टारगेट है। अच्छा, लेके आइए इस वक्त जो स्टॉक्स मूव दे रहे हैं। अनुज, इट्स भारती एयरटेल, जो कि मेरे ख्याल से आज इसका स्पॉटलाइट में उल्लेख भी हुआ था। खूबसूरत चार्ट, बात यही हुई थी, स्टे इन्वेस्टेड, और आई थिंक जिसने पैसा लगाया कभी गवाया नहीं।
अब ऑल टाइम हाई 971.80 एग्जैक्टली अपने अक्टूबर स्विंग हाई को क्रॉस करता हुआ डे हाई पर। वीरू, ये मेरे ख्याल से मार्केट में एटलीस्ट निफ्टी में शायद सबसे बेहतरीन स्टॉक्स में से एक है। ये मतलब क्या है ना, इसने इस साल आपको 20% रिटर्न दिए, 20-20.5% के करीब मेरे ख्याल से इसने आपको रिटर्न दिए होंगे स्टॉक ने। तो अब आप कहेंगे कि 20% रिटर्न में ऐसा क्या, लेकिन इशू ये है कि 20% रिटर्न्स आपको विदाउट कोई आपका बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा के इसने किए। और अगर आप उसका 2 साल का चार्ट देख लेंगे तो मेरे ख्याल 2 साल का 40% का रिटर्न होगा। एक बार अगर दिखा दें 2 साल का चार्ट भी, तो 1 साल का तो दिखा रहे हैं आपको कि 20% का रिटर्न है, 2 साल में करीब करीब 31% का रिटर्न है, ठीक है ना। तो ये ऐसे स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं जो मतलब कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। और यही बात सुबह स्पॉटलाइट में हुई थी, ऐसे स्टॉक जिसमें आपने कभी भी लिया हो आपका पैसा गया नहीं है। अब उससे ज़्यादा पैसा किसी और स्टॉक में बना होगा, 100% बना होगा, लेकिन एटलीस्ट आपका पैसा जा नहीं रहा है। ये अपने आप में स्टॉक मार्केट में एक अच्छी चीज़ है और अच्छा रिटर्न दिया है इसने, और एक कंपेटिटिव मार्केट में अच्छे रिटर्न्स दिए। इसके लिए बार बार हमारी स्पॉटलाइट पर आता रहा है वीरू। इसमें एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, इसमें जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो भी काफ़ी कम है, मतलब प्रोमोटर, FIIs, DIs, उसके बाद रिटेल के पास कुछ बचता नहीं है यहाँ पे। तो रिटेल काफ़ी अंडर इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में। ये भी एक कारण है कि ये स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली विदाउट वॉलेटिलिटी इस तरीके से चलता है। बिल्कुल, इस स्ट्रक्चर पे एक तुरंत अपडेट लेते हैं क्योंकि मैं डेटा देख रहा हूँ यहाँ पर। वाई एडिशन, डायरेक्टर साहब प्लीज़ स्क्रीन पे रखिएगा जरा प्लीज़ वाई शीट, क्योंकि मैं तो अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग डेटा में देख रहा हूँ, बट वो स्क्रीन पे ज़रूरी है। भारतीय एयरटेल, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर भारतीय एयरटेल, शानदार मूव। और OI को देखिए करीब करीब 4,03,000 शेयर यहाँ पर भी OI में एडिशन हुआ है। अमित, आपका व्यू भारतीय एयरटेल पर, अभी आप कहाँ तक का स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में? जी विनय जी, काफी शानदार स्ट्रक्चर है और जिस हिसाब से स्टॉक ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है और इसका RS का जो स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसमें आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक बार नियर टर्म में कैश में इसका प्राइस लगभग 971 का है। 1000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस स्विंग में। स्टॉप लॉस एक छोटा सा हम रखेंगे 955 रुपीज तक। बिल्कुल, सुबह भी पैनल में पिक किया गया था, आई थिंक मानस ने शायद पिक किया था सुबह सुबह ये स्टॉक। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इस समय आपको विजिबल है। निफ्टी थोड़ा सा 19,800 पे क्लियरली थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक स्टॉक लेकर आइए अब जी एंटरटेनमेंट अब 3% ऊपर, अच्छा मूव यहाँ पर। और अशोक लेलैंड, गाबा सर, अशोक लेलैंड काफ़ी समय से ये क्वाइट था, अब यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है, कुछ ट्रेड लिया जाए यहाँ पर? मैं फर्स्ट डिस्क्लोज करूंगा, अशोक लेलैंड मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरा टेक्निकल टारगेट करीब 225 का है, 225, क्योंकि जो पैटर्न बना है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, जो रीसेंट लो हमने देखा है करीब अराउंड 165 का, बहुत ही बढ़िया लो है। लगता है जैसे सेटअप है, जो रीसेंट हाई हमने देखा है 195 के आसपास, वो पार कर ही लेगा और हायर जोन देखेंगे। इट्स मोर ऑफ अ पुल, अ लॉन्ग पुल ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लगाना पड़ेगा 175 का अशोक लेलैंड पर, और ये लॉन्ग पुल खेल सकते हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड 176.95 पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। और अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से जब हम दिवाली के स्टॉक्स पे बात कर रहे थे, पावर स्पेस, मुझे याद आ रहा था, एक मेहमान थे हमारे साथ रेलीगेयर्स से, उनकी कॉल थी CESC, पावर स्टॉक्स पे उनका एक बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू था। अभी मेरे स्क्रीन पर सिद्धार्थ भामरे, मुझे याद आया अच्छी तरीके से, उन्होंने 5 दिवाली स्टॉक्स रिकमेंड किए थे। आपकी स्क्रीन पे जरा CSC लेके आइएगा, ये लास्ट टू लास्ट आई थिंक दिवाली से पहले वाले सेशन की बात है, 93 पे था ये स्टॉक, अब 100 हो गया। मयूरेश, आपका व्यू CSC पे, पावर स्टॉक्स चल रहे हैं, अच्छा खासा मूव दे रहे हैं, बट CSC पर आपका व्यू, क्योंकि ये हफ्ता और ये महीना नवंबर का बहुत वाइल्ड रहा है इस स्टॉक के लिए। सुबह के शो में टॉप कॉल थी मेरी है और हमें लगता है आई थिंक 2 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। एक, इनकी जो ओल्ड जनरेशन यूनिट्स हैं, हल्दिया की और हरिवाल की, यहाँ पे जो PLFs है वो अच्छे खासे लेवल्स पे हैं और यहाँ पे और सुधार देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन एंड डिमांड ऑफ पावर अक्रॉस द कंट्री दैट वी आर प्रॉब्ली सीइंग। तो इसके मद्देनजर जो टैरिफ्स भी हैं कोर ऑपरेशनल यूनिट्स पे, ये काफी अच्छे रहने चाहिए। दूसरा, इनके जो फ्रेंचाइज्ड यूनिट्स हैं, स्पेसिफिकली राजस्थान की हम बात करें, मालेगांव की बात करें, धारीवाल की बात करें, आई थिंक दे शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन। और हमारे अनुमान में FY24 में ये एबिट और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पैमानों पे
they should probably see a good amount of traction. अभी ये loss making units है on a combined scale, तो ये profitable होने चाहिए. Third, I think in respect of what they're probably delivering in terms of overall return ratios, specifically return on capital employed की हम बात करें, तो अच्छा खासा लग रहा है. और डिविडेंड यील्ड वीरू जी ये ना भूलिए, ये स्टॉक की डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है 4% के आसपास. दिस रिमेन्स टू बी वन ऑफ आवर टॉप पिक्स पावर स्पेस में. हमें एक अच्छी 20-25% की यहाँ से अपसाइड लग रही है फॉर द स्टॉक. 20-25% की अगर आप देखें पर स्विंग, आई मीन बात करते करते 101 पे आ गया, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में मार्केट कर रहा है. और पावर रिलेटेड स्टॉक्स पे और पावर एक्सचेंजेस पे आइए एक बार. अच्छा, इनफैक्ट मैं बहुत देर से देख रहा था, उस वक्त अनुज बातचीत कर रहे थे. लुक एट IEX, ये भी स्टॉक डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है. बहुत सारे स्टॉक्स में स्विंग आ रहा है. मानस, IEX तो आपका रीड क्या हुआ है? और आज के सेशन की इंक्लूडिंग आई थिंक यस्टरडे और मेरे ख्याल से फ्राइडे को इंक्लूड करूं तो बहुत दिनों बाद ये टूने डिमा के ऊपर एक कन्वेक्शन शो कर रहा है. आपका व्यू IEX पे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से स्पेशली? देखिए, मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, अशोक लेलैंड और IEX दोनों शॉर्टलिस्ट थे. अशोक लेलैंड मैंने रिकमेंड किया. IEX में भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है. 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच कर चुका है, हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब ये 145 और उसके ऊपर 152 तक जा सकता है. तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी. 138 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है. ऑप्शन में अगर ट्रेड लें तो आई थिंक बेहतर स्ट्रेटेजी है वो. 140 वाला कॉल ऑप्शन IEX का लिया जा सकता है. ₹3.60 का ट्रेड हो रहा है. ₹1.90 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और ₹7 के टारगेट सेट करिए. ओके, चलिए यहाँ पे 2 ट्रेड कवर हो गए. और आप कुछ ऐसे ट्रेड्स जो कि सुबह हमने खुल के बात की थी और जिन पे हाउस व्यूज बहुत, मतलब हमारे पे खुद का अगर आप देखें रियल टेक में बहुत बड़ा मूव आया. अनुज, फाइनली कल का हाई भी ओबरा रियल्टी ने क्रॉस कर दिया. रियल स्टेट मार्केट, इन्होंने मुंबई का तो खैर आप बात कर रहे थे, अब ये दिल्ली में भी आ रहे हैं. अब ऑल टाइम हाई, क्या गजब का मूव है ना ओबरा रियल्टी में. बिल्कुल हाई पे सुबह बात यही हुई थी एग्जैक्टली. हाँ वीरू, कल भी हमारी बात हुई थी इसमें ओबरा रियल्टी पर. और वीरू, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, ओबरा रियल्टी अब जो है मुझे लग रहा है कि एक शायद इनका एक अप्रोच ये है कि अब थोड़ा सा खाली मुंबई सेंट्रिक ना होकर थोड़ा सा और जगहों पर भी काम किया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल अब दिल्ली मार्केट में काम हो रहा है. दिल्ली मार्केट में NCR मार्केट में इन्होंने काम करने की कोशिश की है. काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट है. मैं DLF और ओबेरॉय को कंपेयर कर रहा था. दोनों का ना प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग्स, देयर मार्जिन. दोनों के दोनों काफ़ी हाई मार्जिन पे काम करते हैं. मेरे ख्याल से ओबेरॉय रियल्टी का मार्जिन पिछले साल 71% था और इस साल के पहले 2 क्वार्टर्स में करीब करीब इनका मार्जिन 60% था. ओबेरॉय DLF की जहाँ तक बात है, DLF का भी पिछले साल जो मार्जिन था वो 78% था और इस साल DLF का मार्जिन थोड़ा कम हुआ है रिलेटिवली, करीब करीब 44-45% पर है. प्राइस टू अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो DLF थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू ओबेरॉय. और प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक में ओबेरॉय थोड़ा सा महंगा है DLF से. लेकिन ये दोनों के दोनों स्टॉक्स ना एक आपका NCR के मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, एक आपका मुंबई की मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और उस मार्केट को रिप्रेजेंट करता है जो एक एफ्लुएंट मार्केट है, जो बेसिकली जहाँ पर एक एक अपार्टमेंट 25-25 करोड़ या 50-50 करोड़ लोग लेने की हैसियत है लोगों की. अपार्टमेंट, फॉरगेट अबाउट कोई कोठी वगैरह, ठीक है. तो ये उस श्रेणी में आता ही है. अभी ये जो उन्होंने थाने वाला प्रोजेक्ट लिया या अभी जो NCR वाला प्रोजेक्ट लिया, ये मेरे ख्याल से अपने आप में इनके लिए एक अच्छा एक कैश फ्लो वाला सिचुएशन क्रिएट करेगा. इसमें बस एक रिस्क ये है ओबेरॉय रियल्टी में कि दे आर टू डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप मैनेजमेंट. मतलब विकी ओबेरॉय काफ़ी डिपेंडेंट है उनके ऊपर, जो शायद DLF में इतना ना हो. लेकिन फिर भी दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ चल रहे हैं, नेक टू नेक. और मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं अभी भी काफ़ी बुलिश हूँ रियल एस्टेट पर, क्योंकि मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में अभी भी स्टॉक्स में उतनी तेज़ी नहीं आई है जितना ऑन ग्राउंड तेज़ी हुई है. और एक चीज़, रियल एस्टेट जो होती है ना, रियल एस्टेट कई सालों के साइकिल में घूमती है. स्टॉक मार्केट में तो क्या होता है ना, बीच बीच में आपके अप डाउन्स आते रहते हैं. रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि अगर पिछले साल रियल एस्टेट में तेज़ी शुरू हुई है तो वो अगले साल खत्म हो जाएगी. रियल एस्टेट की तेज़ी जो है वो एक बार चलती है तो 5-6 साल तक चलती है. तो अभी तो हम स्टार्ट ऑफ द साइकिल, चलिए स्टार्ट पे ना सही, मिडिल ऑफ द साइकिल है. और सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में मिडिल ऑफ द साइकिल में बनता है. अगर आप मिडिल ऑफ द साइकिल में किसी चीज़ को अप्रोच करें, मेरे ख्याल से हम वहाँ से जा रहे हैं. और यही आपको रियल्टी इंडेक्स भी बता रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अमेजिंग हो रहा है यहाँ पर. बिल्कुल. और निफ्टी रियल्टी 699 और एक बार निफ्टी रियल्टी का चार्ट लेके आइएगा. और
मतलब 699 और इसके करियर के जो सबसे वर्टिकल राइज है आई थिंक ये उसमें शामिल है, सबसे वाइल्ड, सबसे बड़ा। I mean, 28 मार्च 2023 को इसकी वैल्यू थी करीब करीब 377, फिर 477, 577, 677, क्या गजब कम हुआ है। आई थिंक इसके पूरे करियर का सबसे वर्टिकल राइज इस वक्त निफ्टी रियल्टी में। अमित, आपने अभी अनुज को सुना भी, इनफैक्ट अभी आपको कुछ ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से अगर डीएलएफ में, ओबरा रियलिटी में या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज में, जिन स्टॉक्स को हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, या फिर कैश में सुबह सनटेक रियल्टी का जिक्र हो रहा था, अगर आप कोई रीडिंग करके किसी स्टॉक पे कोई व्यू दे सकें तो कोई ट्रेड व्यू। जी वीरेंद्र जी, डीएलएफ का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न कल और आज का देखें, कल एक डाउन कैंडल था और आज ऑलमोस्ट एक उसका रिवर्सल कैंडल है, जो कि ऑनगोइंग ट्रेंड में एक बुलिश इवेंट है। तो मैं ये कहूंगा 636 का इसका करंटली प्राइस है। स्टॉक वेल अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और पे ट्रेड कर रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका। इसका कल का लो लगभग 624 के आसपास था, उसको ही मैं स्टॉप लॉस बना के ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा अगर किसी को फ्रेश व्यू लेना है। और मुझे लगता है 655 से 660 तक के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, क्योंकि बात रियल एस्टेट की हो रही है। रियल एस्टेट इंडेक्स बीएससी का 15 साल की ऊंचाई पर है और काफ़ी स्टॉक्स में एक साल में 2 गुने से ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं। इस पर एक स्टेटस चेक करते हैं सुमित मेहरोत्रा के साथ और जानते हैं कि ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है यहाँ पर। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, एक शानदार तेजी रियल स्टेट इंडेक्स में, रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिली है। 15 साल के ऊपरी स्तरों पर बीएससी रियल्टी और ऑल टाइम हाई पर निफ्टी रियल्टी आपको कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने नए साल के ऊपरी स्तरों के करीब है इधर, या नए साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे सेक्टर की री रेटिंग हुई है और एक बढ़िया री रेटिंग सेक्टर की जो है उसके दम पर ये सेक्टर पूरा अपने नए ऑल टाइम हाइस के करीब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 15 साल के ऊपरी स्तरों पर बीएससी रियल्टी और एक साल यानी कि निचले स्तरों से करीब करीब 90% का रिटर्न निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने दिया है। ज़्यादातर मेजरली यानी करीब अगर 10 कंपनियों को आप देखेंगे तो 10 में से 8 से 9 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने नए साल के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। पहले वो कुछ कंपनियां जहां पर शानदार तेजी देखने को मिली है। लोधा डेवलपर्स करीब 150% निचले स्तर पर चल चुका है। प्रेस्टीज एस्टेट 150%, शोभा करीब 115%, डीएलएफ सबसे बड़ी कंपनी सेक्टर की करीब 90% के आसपास की तेजी यहां पर भी आ चुकी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 900 रुपए का शेयर 1900 पहुंच गया। फिनिक्स लिमिटेड और ओबरॉय रियल्टी करीब करीब 80 से 90% तक की तेजी निचले स्तरों से इन कंपनियों में आते हुए दिखाई पड़ी है। अब ये तेजी का ट्रिगर क्या है? दरअसल मल्टीपल ट्रिगर्स है। पहला तो इस सेक्टर के जो वॉल्यूम है बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई पड़े हैं। अगर आप Q2 के नंबर्स देखेंगे, सेलेक्टिव Q1 के नंबर्स देखेंगे तो एक अच्छे वॉल्यूम का ट्रिगर यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अच्छी डिमांड आ रही है। प्रीमियम सेगमेंट में एक बढ़िया मांग देख रहे हैं, वो हमने देखा रिसेंटली ओबरॉय को, जो कि एनसीआर की प्रीमियम मार्केट में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े, या फिर बाकी कंपनियां भी जो कि हायर सेगमेंट में, हायर एंड की तरफ अब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च कर रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब यूएस में स्टेबल हो गए हैं ब्याज दरें, तो शायद ब्याज दरें भारत में भी ना बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और ये एक बड़ा ट्रिगर होता है खासतौर से रियल एस्टेट कंपनियों के लिए। इसके अलावा जो नए लॉन्चेस हैं हायर साइड पर कंपनियां कर रही हैं और एक अच्छी डिमांड वहां पर देखने को मिल रही है। हमने कई बार देखा कि 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, तो इस तरह के नए लॉन्चेस से भी कंपनी को फायदा हो रहा है। प्लस कंपनी की जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो स्टेबल हुए हैं और वो कंपनियों के मार्जिन को बहुत हद तक रिलीफ दे रहे हैं। और लास्टली एक अच्छे रेंटल यील्ड की भी अनुमान बाजार लगा रहा है, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो नए डेवलपमेंट, नई डिमांड, प्रीमियम सेगमेंट की अच्छी ग्रोथ, इन सबों को आधार मानकर बाजार में एक अच्छी री रेटिंग हुई, जिसके दम पे पूरे सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली। शुक्रिया बहुत बहुत। तो चलिए अब रियल एस्टेट पर ये पूरी कवरेज हुई हमारी। अब रियल एस्टेट से आते हैं ऑटो एंसिलरी पर। ऑटो एंसिलरी कंपनी टैलब्रोस में ज़ोरदार तेज़ी दिख रही है। पिछले 2 सेशंस में शेयर करीब 40% उछल चुका है। दरअसल कंपनी को करीब 600 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। इसके बाद से ही इसने ये रफ्तार पकड़ी है। इस ऑर्डर से कंपनी के मुनाफे पर कितना असर पड़ेगा और सेक्टर में डिमांड कैसी है, इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ टैलब्रोस ऑटो के डायरेक्टर और ग्रुप CFO नवीन जुनेजा जुड़ गए हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। तो बताइए कि ये जो आपको ऑर्डर बुक, जो ऑर्डर्स मिले हैं, ये किन मार्जिन्स पर मिले हैं और कब तक एग्जीक्यूट करना है इनको आपको? गुड आफ्टरनून। जो हमें ऑर्डर मिले हैं, ये ऑर्डर हमारे 4 वर्टिकल्स के अंदर आए हैं। हमारे गैस की शीट के अंदर ऑर्डर आए हैं, हमारे पास चैसी डिवीजन में ऑर्डर आए हैं, फोर्जिंग डिवीजन और रबर डिवीजन में ऑर्डर आए हैं। ये ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हमारा 3rd क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25 से स्टार्ट होगा
और मार्जिन की बात हम करते हैं, हमारा EBITDA मार्जिन अभी 6 मंथ्स का 15.3% है, और जो हमारे ऑर्डर आए हैं उसमें 400 करोड़ 580 करोड़ के ऑर्डर हैं, उसमें 415 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है, जिसके मार्जिन 18 से 20% EBITDA मार्जिन के होते हैं। तो ये कीपिंग दिस इन माइंड, तो वी एक्सपेक्ट कि मेरा EBITDA मार्जिन जो है 15 के आसपास चल रहा है, शुड बी अराउंड 16% गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, इसमें से ईवी के ऑर्डर्स कितने हैं, और आगे जाते हुए ईवीज कितना बड़ा एक कंपोनेंट बनने वाला है आपके लिए? तो हमारा टारगेट है, हमारी टोटल टर्नओवर का 12% ईवी का हमारा टारगेट है बाय 27, एंड आई थिंक वी विल क्लोजर टू दैट टारगेट, बिकॉज आउट ऑफ दिस 580 करोड़ ऑर्डर बुक, हमारा 270 करोड़ का ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली हमारा ईवी के ऊपर आया है। सो ईवी से काफी अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है फ्रॉम यूरोपियन कस्टमर्स, एंड वी आर होपफुल कि दैट विल एबल टू अचीव आवर टारगेट ऑफ 12% ऑफ टोटल टर्नओवर इन ईवी। सब्सटेंशियल अगर आप देखें ऑर्डर्स, या सब्सटेंशियल ऑर्डर आपको ईवी में मिल रहे हैं। इसमें से पूरे में से करीब 270 करोड़ रुपए का ईवी का ऑर्डर था। नवीन जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग अलग करके एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट को, दोनों को। पिछले 6 महीने की या साल भर की आपकी रीडिंग क्या कहती है? स्पेशली यूरोप एक क्राइसिस में था, अब वहाँ से निकल के बाहर आया है। ओवरसीज मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट कर कैसा रहा है, और बीते 3 महीने में आपको कैसी वाइब्रेशंस मिल रही हैं, और आगे चलकर अगले 6 महीने में, साल भर में आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कितने स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं? मैं देखूं अपने 6 महीने के अंदर, मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर टोटल टर्नओवर का 25% था, विच इज एज गुड एज लास्ट ईयर। सो हमने कोई डी ग्रोथ नहीं देखा है अपने एक्सपोर्ट के अंदर। हमारा एक्सपोर्ट है हाईवे, आपको बताओ, हमारा एक्सपोर्ट पैसेंजर व्हीकल के अंदर है, जो जर्मनी बेस्ड पैसेंजर का कार मेकर है, प्लस हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर एग्री और ऑफलोडर के अंदर आया है हमारे पास। उसके अंदर इतनी कोई कमी ऑर्डर बुक में दिखी नहीं हमें, बल्कि हमें तो बहुत ट्रैक्शन मिल रहा है। रीजन बीइंग कि वहां पे वो दे आर, जो उनके लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर यूरोप में, दे आर क्लोजिंग देयर शॉप एंड दे आर गिविंग देम प्रॉब्लम। दे वांट टू डेवलप द पार्ट्स, बहुत जल्दी हमसे डेवलप करना चाहते हैं, प्रेशर डाला हुआ हमारे पे डेवलपमेंट का। हम तो उल्टा देख रहे हैं सिनेरियो इसमें, बिकॉज उनके पास 2 एडवांटेज हैं। एक तो हमारा प्राइस 15 से 20% लोअर है यूरोपियन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से, प्लस क्वालिटी ऑफ इज ऑन टाइम। हमने वहां पे वेयर हाउस भी खोल दिए, डिलीवरी इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर देम। ओके, अच्छा, ओके, ठीक है। आई मीन ये एक्सपोर्ट जो मार्केट है उसके बारे में जानना चाहता नवीन जी। अच्छा, इंक्लूडिंग दिस ऑर्डर, और जितना आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे सर अब अगली समय अवधि में, अगले 4 महीने की, मैं ये मान के कितना मान सर कि CY24 जो है वो आप टॉप लाइन के रिस्पेक्ट में कितना लॉक कर पाएंगे, और कितनी ग्रोथ के साथ वाई बेसिस? देखो 6 मंथ्स में हमारी ग्रोथ 21% आई है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। वी आर होपफुल दैट बाय द एंड ऑफ ईयर वी शुड बी अबव बाय 18-20% मिनिमम टॉप लाइन ग्रोथ। ओके, और सर फुल ईयर मार्जिन्स अप्रॉक्सीमेटली 18-20% होना चाहिए टॉप लाइन ग्रोथ में। ये बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो ये बात हो गई टेलब्रॉस से इस समय। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। कोई कवरेज है आपका इस स्टॉक पर, या इस स्पेस में अगर आपको कोई और स्टॉक पसंद हो तो? नहीं, बिल्कुल कवरेज है। और जो मैनेजर को मैं सुन रहा था, ये शायद स्ट्रीट भाप रहा है अनुज। और 2 चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखें, जो फर्स्ट हाफ में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है, गैस्केट्स और हीट शील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है ऑटो कंपनीज के लिए, और 51% वहां से आता है, और फोर्जिंग से 27% आता है। द रिमेनिंग इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट शील्ड्स एक्सेट्रा। तो जो मार्जिन्स की बात कर रहे थे, डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट हो, OEM से अराउंड 63%, एक्सपोर्ट 25% के आसपास है, और ये सारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पूरी की उम्मीद है कि 16 से 17% की EBITDA मार्जिन शायद ये पोस्ट करें। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा बुक्स पे है ही नहीं। इवन विद व्हाट दे प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू अचीव, 0.19 टाइम्स पे है डेट इक्विटी, व्हिच इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। जो रिटर्न रेशियोज को सहारा दे रही है ROEs और ROCs, व्हिच स्टैंड एट 19%। ऑब्वियसली आई थिंक लास्ट 6 महीनों में स्टॉक का जो मूव रहा है, ये काफी सब्सटैंशियल रहा है। यानी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे शायद ये स्टॉक आ चुका है। पर जिनके पास है, बिल्कुल बने रहना चाहिए, क्योंकि अगले वर्ष में भी मुझे लगता है, आई थिंक बेस्ड ऑन ऑल द ऑर्डर्स दैट दे हैव गॉट और एक्सपेक्टेशन जो अर्निंग्स की हो सकती है, शायद ये स्टॉक अर्निंग्स ईयर ऑन ईयर यहाँ से भी शायद आउट परफॉर्म करे। तो बिल्कुल ये स्टॉक में मोमेंटम बरकरार है।
ओके और अगर मैं ऑटो पे ही कुछ देर के लिए और कायम रहूं तो आप एक बार लेके आइए स्क्रीन पे टाटा मोटर्स। आई मीन अशोक लेलैंड प्रकाश सर की कॉल थी, बट लुक एट टाटा मोटर्स नाउ। और जब सुबह सुबह कार्यक्रम में हमारे साथ आज सुशील कीडिया मौजूद भी थे, सुशील जी की भी एक प्रिफर्ड कॉल रही है। टाटा मोटर्स एक कंप्लीट अटैम्प्ट करता हुआ, याद रखिएगा कंप्लीट अटैम्प्ट करता हुआ। और अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा वीकली पे और मंथली पे कन्वर्ट करके देखें, कितना भव्य चार्ट नजर आ रहा है ये। मानस इसकी रीडिंग क्या कहती है आपकी? मेरे ख्याल से ये मंथली कैंडल बहुत स्ट्रांग है, ये वीकली कैंडल बहुत स्ट्रांग है इससे पिछले वाली, अब उसको ओवरटेक करता हुआ। इंट्राडे व्यू आपका टाटा मोटर्स पे क्या है और पोजिशनल व्यू क्या है टाटा मोटर्स पे मानस? तो देखिए ट्रेंड तो बहुत बुलिश बना हुआ है और पहले से ही कहीं पर भी हमने कोई बहुत मेजर करेक्शन देखा नहीं, और जब भी करेक्शन देखा तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि शायद ये जो कंसोलिडेशन था 2 दिनों का अब वो कंप्लीट हो गया है, तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 675 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 695 के टारगेट आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए आप सेट कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। ओके अच्छा, एक बार ज़रा क्रॉम्पटन लेकर आइए। कल आज सुबह सुबह इसको स्पॉट किया था हमने, और बहुत दिनों के बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है क्रॉम्पटन में, और अभी एक फ्रेश मूव आया। उसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आइए, एस्ट्रल। एस्ट्रल का आज का चार्ट देखते हैं। एस्ट्रल काफ़ी दिनों से इनफैक्ट कंसोलिडेट कर रहा था, काफ़ी दिनों से बात ही नहीं हुई एस्ट्रल की। थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए इसका, 3 महीने का चार्ट, तो शायद आपको समझ में आएगा। ये देखिए 1 महीने का चार्ट 6%, जिसमें से कि 3% तो आज ही आया है, और ये 3 महीने का चार्ट स्टॉक एकदम फ्लैट है। 3 महीने में करीब 2.5% का मूव। थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं इसको, एक बार देखते हैं 6 महीने में क्या व्यू रहा है इसमें। हाँ, 6 महीने में थोड़ा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन उससे बाद काफ़ी समय से ये कंसोलिडेट कर रहा था। मानस एस्ट्रल नॉर्मली जब ये चलता है तो पॉलीकैप की तरह ही चलता है, लेकिन अभी कोई व्यू इस पर? और देखिए अनुज जी, बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि 5 दिनों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था। आज हमें एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 1975 और उसके ऊपर 2010 के आसपास के आते हैं, तो करंट लेवल्स पे भी आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1909 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको एस्ट्रल में। ओके एस्ट्रल, चलिए अब एक काम करते हैं, अब श्रीकांत चौहान को भी जोड़ लेते हैं, उनसे भी उनकी पिक्स ले लेते हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक्स। गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए मार्केट इनफैक्ट देखा जाए तो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और वापस से जो एक्टिविटी है वो वापस मिड कैप कंपनीज में आती हुई दिख रही है। तो करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि अगर इस लेवल पे वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी देखने मिल रही है हमें SJVN में, सतलज विद्युत निगम में, जो करंटली 8235 8250 के करीब ट्रेड कर रहा है। इवन दो 8-9% ऊपर है, बट लग रहा है कि इसमें फॉलो बाइंग दिख रहा है, बिकॉज बाकी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम आता है लेकिन वो मोमेंटम रुक रहा है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि SJVN को लॉन्ग करें, टारगेट्स यहाँ पे रखें कम से कम 87-88 का, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे एट 79, जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम्स हुए हैं। तो 79 के स्टॉप लॉस के साथ SJVN को लॉन्ग करके चले। बिल्कुल यकीन मानिए श्रीकांत जी, मैं इस चार्ट को ही देख रहा था, मेरे इस कैश के स्टॉक्स की लिस्ट में बार बार ये अपीयर हो रहा था। बहुत सारे स्टॉक्स में मूव आ रहा है। सतलुज जल विद्युत निगम, यहाँ आपकी कॉल हो गई। कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे ये CSC की, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। फिर आप देखिए आपका ये पूरा का पूरा IEX, कितने में बात हुई थी अभी? 140 रुपये 40 पैसे पे। अब मानस ने कॉल दी थी 160 पर डे हाई की डिरेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। स्विंग पावर स्पेस में काफ़ी अच्छे खासे हैं, बट निफ्टी एज ऑफ नाउ स्ट्रगल करता हुआ थोड़ा सा 19,800 पे। इस बीच कुछ स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ जो कि अच्छा कर रहे हैं। उसमें एक एक्साइड में मूव आ रहा है। ये श्रीकांत, एक्साइड में आपकी रीडिंग क्या कह रही है? एक्साइड अब अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे खड़ा है, और इसका ऑल टाइम हाई जिसमें ये टिका नहीं था, आई मीन 303 है, और वो सितंबर 2018 की बात है। आपका व्यू क्या है इस वक्त एक्साइड पे? बिल्कुल, तो वीरेंद्र इनफैक्ट अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखेंगे तो इसने काफी परेशान वैसे किया है ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, दोनों को, और अभी जाके इसने वापस एक स्विंग हाई को क्रॉस किया है। तो बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इस बार वापस अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है। जो प्रीवियस इसका हाई था वो ऑलमोस्ट अराउंड 300 के करीब का था, 300-310 के करीब। आई थिंक उन्हीं लेवल्स के करीब ये जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं तो पोजिशनल व्यू के साथ लॉन्ग पोजीशन बनानी पड़ेगी। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू लेना इसमें मुश्किल रहेगा।
स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा अराउंड 270 के करीब का। टारगेट्स 310 और 320 के नजर आते हैं। ओके, चलिए फिर आपको अब चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले प्रशांत सावंत के पास जाएंगे सस्ता ऑप्शन के लिए। एफ सुपरस्टार के लिए श्रीकांत चौहान। चार्ट का चमत्कार आज लेंगे मानस जायसवाल से और मिड कैप फंडा लेंगे मयूरेश जोशी से। तो ये चारों की चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में लाइंड अप हैं आपके लिए। आते हैं इन ट्रेड्स पर, लेकिन इससे पहले कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार। IEX में आज अच्छा मोमेंटम है। IEX अब करीब 3-3.5% ऊपर यहाँ पर। और उसके अलावा RBL बैंक मेरे ख्याल से शायद बैन में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो RBL बैंक, लेकिन यहाँ पर भी इस समय एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। गाबा सर, एक बार अगर ये दो चार्ट्स आप देख सकें, RBL बैंक और IEX, कोई व्यू इन दोनों स्टॉक्स पर? वेल, RBL बैंक की बात करें तो ये लोअर लेवल्स देखे हमने 4 दिनों से, लेकिन आज का जो पैटर्न है लगता है कि इस लोअर लेवल जो है सस्टेन कर लेगा, यहाँ पर रुक जाएगा। यहाँ पर एक सिर्फ कंफर्मेशन की जरूरत है RBL बैंक में। 240 पार कर लेगा तो कहेंगे डाउन मूव इज ओवर, अप मूव शुरू हुआ बैक, क्योंकि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर RBL बैंक का सही है, लेकिन ये लगता है कि लोअर डाउन मूव ये अरेस्ट हुआ। एग्रेसिव कॉल 230 का सिर्फ स्टॉप लगाइए, एग्रेसिव, फिर एक अप मूव मिलता है 250 तक के लिए। ये रहा RBL बैंक। रही बात IEX, इसको ट्रेड कैसे किया जाए? IEX में बहुत अच्छी तेजी है, जो उसके सेटअप है बहुत ही बढ़िया है, रिवर्सल बार है, 142 पे ट्रेड करा है, जैसा मोमेंटम है उसके हिसाब से लगता है 150 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 140, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4, बहुत बढ़िया है, सेटअप तो बढ़िया है, जगह भी अच्छी है IEX के लिए। मूव बहुत स्ट्रांग और मार्क किया गया था, उसके बाद से आप देखिए क्या मूव आया है इसमें। डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 2 बजे जिस स्टॉक का उल्लेख किया गया था एस्ट्रल, उसको देख लीजिए, वो भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। पावर इस वक्त सब्सटेंशियल मूव दे रहा है। एक बार NTPC को भी देख लेते हैं। अगर पूरा का पूरा ये खेमा ट्रेड कर ही रहा है इतना अच्छा, तो NTPC को स्पॉट करते हैं 250। क्या एक मूव के लिए तैयार है? नो, नॉट एग्जैक्टली, उतना आकर्षक चार्ट नहीं है ये। फिर आप आइए टाटा पावर पे एक बार। टाटा पावर क्या कर रहा है इस वक्त? 263, नो, नॉट एग्जैक्टली, इसको भी अवॉइड करते हैं, निकलते हैं इस क्षेत्र से बाहर। एक दो स्टॉक्स में मार्क कर देता हूँ यहाँ पर जो कि अच्छा कर रहे हैं और सुबह बात भी हुई थी। टाइटन 3399 पे अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है, ऑल टाइम हाई यहाँ पर। मयूरेश, आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? पिछले 3 महीने स्पेशली अर्निंग्स के बाद तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया। 30 अक्टूबर को इसका भाव था 3104, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 3400 है। अभी आप लोग का हाउस व्यू टाइटन पे क्या कह रहा है? पॉजिटिव रहेंगे वीरू जी। आई थिंक 2-3 रीजंस। एक, नंबर्स ठीक ठाक आए थे। एक्सपेक्टेशन जो हम मान के चल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट है ये लगभग 40 से 45% तक पहुंचनी चाहिए अगले कुछ तिमाहियों तक। और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, साउथ इज प्रोबेबली रूलिंग द मार्केट्स राइट नाउ, बट काफी साउथ बेस्ड प्लेयर्स नॉर्थ और वेस्ट में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और टियर 2 टियर 3 सिटीज में अच्छी खासी लोकेशंस एक्सपैंड हो रही है, इधर डायरेक्टली और थ्रू द फ्रेंचाइज रूट। दूसरा, आई थिंक जो वेडिंग सीजन की हम बात कर रहे हैं 3 या 4 महीनों में 4-4.25 लाख करोड़ का जो खर्चा होगा, ऑल्सो गुड पोर्शन ऑफ दैट विल बी स्पेंट ऑन ज्वेलरी। और वेडिंग ज्वेलरी समथिंग जहां पे टाइटन काफी लैग कर रहा था काफी सालों तक, बट वेडिंग ज्वेलरी और स्टडेड ज्वेलरी दोनों यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने पोर्टफोलियो के गैप्स फिल कर लिए हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स के EBITDA मार्जिन्स अच्छे खासे होते हैं। मेकिंग चार्जेस काफी कम रहते हैं ये सारी कंपनीज के लिए, अज्यूमिंग द स्टैंडर्ड्स दैट दे आर प्रोबेबली फॉलोइंग। और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं ये शायद मार्जिन्स में दिख रही है। तो दूसरा कारोबार है वॉचेस का, यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन हमें देखने मिल सकता है। अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और डिमांड जैसे बढ़ रही है और जो एक्सपेक्टेशंस है अल्टरनेट इंडिविजुअल्स के डबल होने के अगले 3 या 4 वर्षों में, ये मार्केट अच्छी खासी 20% पे ग्रो हो सकती है। एंड रिस्क वॉचेस विच अकाउंट फॉर 85% ऑफ ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ मार्केट अच्छा खासा ग्रो होगा। तो कंसोल बेसिस पे भी आई थिंक अच्छे खासे नंबर आएंगे, तो हम काफी पॉजिटिव रहेंगे स्टॉक पे वीरू जी। इवन एट दीज लेवल्स वैल्यूएशंस थोड़े हमेशा महंगे रहे, बट क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज न होने के कारण आई थिंक प्रीमियम वैल्यूएशन शायद टाइटन जस्टिफाई कर। ओके, टाइटन पसंदीदा स्टॉक, स्टिल होल्ड का व्यू यहाँ पर है। अब लेके आइए आप निफ्टी IT। कहने को तो 3 अंक नीचे है, हालांकि पिछले अगर आप 4 दिन को देखें तो उसमें काफ़ी चला भी है। लगभग 13 नवंबर को 30,596 के भाव से लगभग 32,380, कोई छोटा मोटा स्विंग नहीं है। अनुज, आज सुबह जब बात हो रही थी हमने US बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया, चार्ट रखा स्क्रीन पे, नैस्डैक को देखा, बट मैं सिर्फ उसको ही नहीं पिक्चर में रखूँगा। अब आप देखिए निफ्टी IT इस लेवल पे 32,300 पे लगभग मई 2022 से अब तक यहीं पर ही है। 2 चीज़ें हुई, एक तो US में
इन्फ्लेशन का गिरना, यील्ड्स का कूल ऑफ होना, प्लस लास्ट गुजरी हुई अर्निंग में आपको इन्फोसिस ने अपने नंबर्स के साथ वर्स्ट के लिए प्रिपेयर भी कर दिया, वर्स्ट दिखा भी दिया। तो क्या ये प्लेसमेंट निफ्टी आईटी की, आईटी स्टॉक फ्यूचर्स की, स्पेशली लार्ज कैप आईटी की, आने वाले थोड़े अच्छे माहौल के मद्देनजर अभी भी बेस्ट है प्लेसमेंट इसके? बिल्कुल विरोध, देखिए जो बात आपने कही, 30,600 पे था ये इंडेक्स 3 दिन पहले, और 3 दिन में 32,400, 1800 पॉइंट की रैली 3 दिन में अपने आप में आपको बता रही है कि काफ़ी बड़ी रैली होती है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 6% अगर इंडेक्स भाग जाए कोई 3 दिन में, तो उसमें बीच बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि एकदम से ये ना डीलों पर आया आज। इसके 2 सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग है जो एक नॉर्मल है। दूसरा, नॉर्मली ना एक निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक्स के बीच में बीच बीच में एक ट्रेड प्ले आउट होती है, पेयर ट्रेड। जब कोई इंडेक्स एक बहुत ज़्यादा चल जाए और दूसरा इंडेक्स ना चलाओ, कई बार ये उसका एक इंडिकेशन हो सकता है। अब निफ्टी आईटी देखिए आप कितना चल गया, अब ये 7 दिन का चार्ट दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, फॉर एग्जांपल 5% ऊपर है। अब आप लेकर आइए बैंक निफ्टी का 7 दिन का चार्ट, और बैंक निफ्टी का 7 दिन का चार्ट देख लीजिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 7 दिन का। कहने का मतलब ये है कि या तो ये सिर्फ एक प्रॉफिट टेकिंग है, या एक प्रीकर्सर है कि अब मार्केट का अगला मूव शायद बैंक निफ्टी लीड करेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी मार्केट का अगला मूव लीड करेगा, और आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाए, कल बैंक निफ्टी को वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाए, तो आप एक थोड़ा सा एक ट्रेड बैंक निफ्टी में भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर ये एल्गो ट्रेड प्ले हो रही है कि एक पेयर ट्रेड में कि निफ्टी आईटी अब चल चुका काफ़ी दिन से, अब थोड़ा सा शायद ये विराम ले ले, थोड़ा रेस्ट ले ले, और बीच बीच में कई बार किया है इसने, बीच बीच में रेस्ट लिया है, और शायद अब थोड़ी देर के लिए बैंक निफ्टी चल जाए। ये पॉसिबल है। या फिर एक ये कारण हो सकता है कि 3 दिन में 1800 पॉइंट चल गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, कल परसों कंसोलिडेशन के बाद फिर भागेगा, ये भी पॉसिबल है। दोनों की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इंडेक्स तो स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक यहाँ पे तुलना कर रहे थे हम, साथ ही साथ निफ्टी आईटी पर मैं आई थिंक अनुज का व्यू भी ले रहा था। खैर कंप्लीटली बैकफुट पे एक बार फिर से आ गया है बैंक निफ्टी। इट्स 43,676 टेक्निकली स्पीकिंग। आज एक बार फिर से 20 डे की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं कर पाया, अब इस वक्त करीब 43,670 पर। मानस, एक आपका व्यू चाहूँगा एक दो दिग्गजों पर। डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पर जरा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा और वहाँ पर व्यू लेते हैं एक बार। लेट्स ब्रिंग आईसीआईसीआई बैंक, इट्स 925। अभी भी ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, बट आज ग्रीन में है। बट आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को देखिए, ये स्लाइड होता हुआ 20 डे को टेस्ट करता हुआ। निफ्टी पीएसयू बैंक्स पे आपका व्यू क्या है मानस इस वक्त? देखिए पीएसयू में डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और स्पेशली एसबीआई वीक है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज एक छोटा सा बाउंस बैक मॉर्निंग में देखने को मिला, लेकिन स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। पैटर्न निगेटिव है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको करीब 10-12 रुपए का डाउनसाइड और देखने को मिलेगा। शायद हमें 550 रुपए तक के स्तर देखने को मिल जाए। तो फिलहाल के लिए तो पीएसयू में अभी खरीदारी करने के मौके नहीं दिखते हैं। कैनरा बैंक के चार्ट देखेंगे तो वो भी हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिखा रहा है, लेकिन वीकनेस में की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंकिंग में सबसे ज्यादा वीक लगता है। चलिए फिर 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। अब प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए बताइए क्या रहेगा ट्रेड? अनुज जी, फार्मा सेक्टर में स्ट्रेंथ काफी है और इसमें मुझे डिवीज लैब में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, रेंज ब्रेकआउट। तो इसकी जो 3700 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है नवंबर की, करीबन 67 के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 39 के जस्ट नीचे। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 100 का होगा, 100 से लेके 110। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डिवीज लैब एक काफी मोमेंटम प्ले नजर आ रहा है, इसको हम एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। डिवीज लैब्स पर आपको एक ट्रेड लेना है। श्रीकांत जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार। बिल्कुल, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम कंसोलिडेशन हुआ है, अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट है, ट्रायंगल फॉर्मेशन था उसमें से इसका ब्रेकआउट बन चुका है। तो ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 1475 से लेकर 1480 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से एसबीआई लाइफ को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 1400, 1400 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 4 का चौका में पहला ट्रेड ये सचिन जी का ट्रेड हो गया। मानस से पिक करते हैं चार्ट के चमत्कार। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए पीवीआर में कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहे हैं, क्योंकि पीवीआर में
मेरे ख्याल से 1580 के आसपास बॉटम बना, रैली देखने को मिली, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए पीवीआर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 1669 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ये कैश लेवल्स हैं, और 1725 के टारगेट सेट करने हैं पीवीआर में। ऑप्शन में आप 1700 वाला कॉल ऑप्शन 25 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 17 रुपए का 17 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी करिए और 40 से 45 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, पीवीआर आइनॉक्स पर आपका एक बाय कॉल है यहाँ पर, और टेक्निकली बहुत साउंड लगता हुआ आपको। और अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? वीरू जी, आई थिंक कंटिन्यू विद माय ओपनिंग कॉल। आई थिंक एक्साइड के साथ ही जाऊंगा। जस्ट 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूं। जो लिथियम आयन बैटरीज की एक्सपेंशन देख रहे हैं 6 गीगावाट आवर्स की, यहाँ पे जो केपेक्स लगेगा लगभग 6000 करोड़ का केपेक्स लगेगा, बट ये बहुत कैलिब्रेटेड वे में होगा और हेल्दी कैश फ्लोज हैं, बैलेंस शीट कैश रिच है, तो इंटरनल अप्रूवल से शायद ये फंडिंग हो। द बेस्ट पार्ट इज जो ROICs रहेंगे ये ऑपरेशनल प्लांट के बाद, वंस दैट बिकम्स कमर्शियलाइज थोड़े क्वार्टर्स या सालों बाद, 20% के ऊपर रहेंगे। ऑब्वियसली आई थिंक जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ऑटोमोटिव सेल्स का जो 75% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल 25%, OEM 60%, रिप्लेसमेंट 40%, ये परफेक्ट मिक्स है। ये पूरे ट्रांजिशनरी फेज में पेट्रोल डीजल इंजन से लेके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक का, और हमें लगता है आई थिंक जो मार्जिन्स पे ये काम करेंगे विद लेड प्राइसेस गोइंग डाउन 11.5-12% के आसपास, ये बहुत जबरदस्त तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज देंगे। तो हमें लगता है एक्सेड एक बहुत अच्छा विकल्प है जो हमें पसंद आ रहा है मार्केट इंडिया में। 350 के लक्ष्य हम देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस एट 263। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल नहीं है। क्लाइंट्स को रिसर्च नोट थ्रू दिया गया है, तो क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है। चलिए चारों की चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले बात की प्रशांत सावंत ने डिवीज लैब्स, यहाँ पर आपको एक बाय कॉल सजेस्ट किया है। 3700 का एक कॉल ऑप्शन लेना है आपको, ये उनकी हो गई उनकी पिक। उसके बाद जो सेकंड ट्रेड आपके लिए सजेस्ट की गई है वो है श्रीकांत चौहान की SBI, ये SBI लाइफ 1400 का स्टॉप लॉस, 1475 1480 के टारगेट। मानस ने पिक किया PVR आइनॉक्स, यहाँ पर आपको बेट लेना है चार्ट का चमत्कार में। और मयूरेश जोशी की पिक है एक्साइड, जो उन्होंने शो में पहले ही बोली थी, लेकिन अब इस समय इसको रिपीट किया 284 पर इस समय ये स्टॉक काम करता हुआ। निफ्टी अभी भी करीब 90-92 पॉइंट ऊपर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स थोड़ा हल्का हुआ है ऊपरी लेवल से, इनफैक्ट काफ़ी हल्का हुआ है। लेकिन फार्मा में अच्छा मोमेंटम है। डिवीज़ की हमने सुबह से बात की है, और अब औरोबिंदो फार्मा में भी एक अच्छा मूव आ रहा है। प्रशांत जी, औरोबिंदो फार्मा ये इनफैक्ट काफ़ी बड़ा रैंक आउट परफॉर्मर रहा है, यहाँ पर क्या व्यू होगा? जी डेफिनेटली अनुज जी, औरो और लुपिन दोनों ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट औरो फार्मा अगर हम देखें तो 1022 पे ट्रेड कर रहा है। 1020 इसके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल फॉर द नेक्स्ट मूव था। अगर यहीं पे ये सस्टेन भी कर जाए, मुझे लग रहा है नेक्स्ट टारगेट काफी कंफर्टेबली 1045 से लेके 1050 यानी 1050 तक के स्टॉक जा सकता है। जिनके पास भी लॉन्ग्स हो उनको सिर्फ स्टॉप लॉस बनाए रखना है करीबन 1005 स्पॉट में, और होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 1050। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कहाँ हो कमाई ये बताने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। प्रकाश दीवान से बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ प्रकाशदीवान.com के प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे करते हैं खास बातचीत। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। कैसा वेदर गोवा में? बढ़िया। तो ये तो सीज़न शुरुआत हो गई ठंडी के मौसम की। ठंड नहीं पड़ती, लेकिन गर्मी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आपको न्योता देने आया हूँ खास, ये वेदर अच्छा हो गया। अब आइए। गोवा के लिए मुझे न्योते की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच, और आपको बिल्कुल तंग करूँगा मैं जब अगली बार आऊँगा गोवा। तो बताइए इस समय क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर, क्योंकि अच्छी रैली देखी है हमने, हालांकि थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है ऑफ लेट, लेकिन ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। मिड कैप और स्मॉल कैप तो रोज ही ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। जी जी, नहीं, इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है अनुज, स्मॉल कैप मिड कैप में उम्मीद ये नहीं थी कि इस टाइप की रैली जारी रहेगी। कहीं ना कहीं एक पॉज की उम्मीद बन रही थी कि कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ट्रिगर्स भी कई आए और चले गए। लेकिन मार्केट में जो मोमेंटम बन रहा है वो क्यों बन रहा है? क्योंकि इस बार जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स मिड कैप और स्मॉल कैप में दर्शाई है वो हमने आज तक 4-5 साल में देखी नहीं है।
तो हो क्या रहा है कि जो कंपनीज का मुनाफा पहले हुआ करता था और जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उसमें लीकेजेस हुआ करते थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके, ये 2-3 चीज़ें जो सॉर्ट आउट हुई हैं जीएसटी के आने के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो एक माहौल बहुत अलग टाइप का। मैं जितने भी छोटे कंपनीज के प्रमोटर को मिलता हूँ, आज सभी को एक चीज़ समझ आ गई कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाइए, अपना मार्केट कैप का हुलिया बदलिए और ग्रो होइए। सो ये चीज़ जारी रहेगी और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स मोर देन क्वांटिटी ऑफ अर्निंग्स इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। लेकिन हाँ, एज यू सेड, कहीं ना कहीं ये नए हाइज बनाते वक्त ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि रिस्क रिवॉर्ड आपका अनफेवरेबल होते जाएगा, तो वहाँ पे कॉशन जरूर करना है, बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। और इलेक्शन आउटकम दिसंबर 3 के बाद जो थोड़ा सा होगा, तब मुझे लगता है मार्केट एक रीसेट सा होगा, चाहे जो भी आउटकम आए, लेकिन एक मार्केट उस माहौल की वेट कर रहा है कि क्लैरिटी कब आती है, और वो क्लैरिटी अप टू जनरल इलेक्शंस थोड़ी सी वॉलिटिलिटी वाला माहौल रह सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक प्रकाश, कहाँ इस समय अच्छे मौके दिख रहे हैं आपको? मुझे जो दिख रहा है कि लार्ज कैप की तरफ झुकाव जो फंड मैनेजर्स का हो रहा है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स का हो रहा है, वो जायज़ है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी वैल्यूएशंस कंफर्ट है आपको, जो स्मॉल कैप मिड कैप में नहीं मिल रहा अनुज। और अगर आप देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफ़ी टाइम से चल रही हैं, शुरुआत हुई है चलने की, आई वुड रादर से दैट। अब HPCL को देख लीजिए, आज ये जो मुनाफा इसने बांधा है इस क्वार्टर में, और ये इस टाइप की रफ्तार अगर बनी रही, और हो सकता है इलेक्शन के बाद मुनाफा आपका मार्केटिंग मार्जिन्स में और भी इम्प्रूव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये साबित हो रही है कि PSUs में जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जैसे डिफेंस में, रेलवे में आपको हासिल हुई है, वैसे ही यहाँ पे भी आएगी, समय लग सकता है। तो कहीं इसमें डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी बहुत होती है। IOC में देखिए, HPCL में देखिए, अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट की भी क्षमता रखते हैं ये इनकी बैलेंस शीट्स। बिल्कुल। सो आई थिंक इस क्षेत्र में थोड़ा एलोकेशन लोगों का अगर कम है तो वो किया जा सकता है। और अभी भी बैंक्स में मुझे कोई दिक्कत समझ नहीं आई ऐसी कोई कि मेजर, इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स में तो अंडर ओनरशिप सी भी महसूस होती है। सो थोड़ा सा हुआ है। और फार्मा, आई थिंक द ईयर फॉरवर्ड, मैंने ये दिवाली के दिन भी, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी एक जिक्र किया था सरसरी तौर पे कि अगले साल अगर आपको कोई चीज़ में यकीन है, पैसा कमाने का कहीं गुंजाइश दिख रही है, तो वो फार्मा क्षेत्र में होगी। प्रकाश, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र दिस साइड। फार्मा में अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें, कोई स्टॉक जिस पर आपकी नज़र है, आई मीन ल्यूपिन हो, सिप्ला हो, सन फार्मा हो, तो ये तो भागी काफ़ी। कोई और मिड कैप पे प्लेयर्स जो आपके जहन में आते हो? वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए, फार्मा में शुरुआत तो बड़े लार्ज कैप काउंटर से ही होगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी समय से एक जिसको कहते हैं ना, एक वो स्प्रिंग वाला इफेक्ट बाकी है कि इन लोग को दबाया हुआ था, इनके भाव डिप्रेस थे, बिजनेस का हुलिया चेंज हो रहा है, US में खास करके माहौल चेंज हो रहा है, और जैसे ही प्राइसिंग पावर वापस आनी शुरू होगी तो यहाँ पे आपको एक तेज रफ्तार पकड़ते हुए दिखेगा। बट अगर स्मॉल कैप मिड कैप क्षेत्र से करें, जहाँ पे अभी बाकी है आना, या शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है, उसमें एक मार्क्सन्स फार्मा देखिए। मुझे ये नहीं पता टेक्निकली कैसा लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटली जो चीज़ें इन्होंने की हैं, खास करके जो टेवा फार्म का इन्होंने गोवा के वहाँ एक यूनिट एक्वायर किया है, उसमें से जो नए प्रोडक्ट्स का रोल आउट होना है, और एक्सेप्टेंस इनके प्रोडक्ट्स की जो US में और ऑस्ट्रेलिया, UK, यूरोप, सारे ही मार्केट्स में देखिए तो बहुत बढ़िया पाइपलाइन इन्होंने डेवलप की है। उसको कहीं ना कहीं आपको एक वो होते हुए, रिवैल्यूएशन होते हुए दिखेगा। और जैसे जैसे PNL में ये झलकना शुरू होगा, आपको इसकी वैल्यूएशन, P मल्टीपल्स भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। सो एक छोटी कंपनी है, बट बहुत ही अच्छी तरह वेल रन बिजनेस है, इसको देखा जा सकता है। और फ्रॉम जिसको कहते हैं ना सरप्राइज एलिमेंट है, डिस्कवरी एलिमेंट, आप देखिए एक प्राइवेट इक्विटी फंड एडवेंट ने सुवेन फार्मा को एक्वायर किया। वो एक एक्विजिशन होने के बाद थोड़ी सी रफ्तार पकड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे काफ़ी वैल्यू क्रिएट होने की गुंजाइश बन जाती है, गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड जो एडवेंट का रहा है, और सुवेन का भी जो 5 फेज 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 5 हैं, उसमें से कभी भी कोई मोनेटाइज जैसे होता है तो उसके आगे आपको एक डेवलपमेंट दिख सकता है। सो आई थिंक ये 2 छोटी कंपनीज हैं जिसमें मेरे नज़र है, और एज ए डिस्क्लेमर दोनों में पर्सनल इंटरेस्ट भी है मेरा। वोल्टास ने काफ़ी समय से पैसा बना के नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की, जिसमें हैवेल्स तो मोर और लेस अपना आई थिंक CY22 का हाई रिगेन कर भी लिया था, बट वोल्टास बैकफुट पे रहा। कोई भी अगर आप देखें समर डिमांड में इसमें मूव नहीं आया। अभी आप वाइट गुड सेगमेंट में क्या चेज करना चाहेंगे, या फिर क्या आपको इंप्रेस कर रहा है कि एक डिक्सन जो था वो इस कैटेगरी में आके पूरी की पूरी महफिल लूट गया? अब 2 क्वार्टर से अर्निंग्स बहुत अच्छी थी, PLI में अगर आप देखिए उन्होंने स्ट्रांगली पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे उनका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो गया। आपका व्यू इस वक्त वाइट गुड सेगमेंट में किसको चेज करने का है?
सो वाइट गुड सेक्टर में मेरे तकलीफ ये हो रही है कि जो डिमांड अक्रीशन होना चाहिए या डिमांड में जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए वो अभी भी बहुत होल हार्टेड नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा अटकते हुए ग्रोथ आई है। कोई इस टाइप की ग्रोथ नहीं है कि बिना कोई हिचक के आगे नंबर्स आपको इम्प्रूव होते हुए दिख जाए। बट आपने वोल्टास का जिक्र किया, वोल्टास के निस्बत अगर आप देखें ब्लू स्टार जो एक सिमिलर कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे जो इंजीनियरिंग साइड का जो बिजनेस है, खास करके जो मिडल ईस्ट से उनका रेवेन्यू जनरेशन वहाँ पोटेंशियल बहुत आता है, उसमें आप देखें तो जो यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स यानी एसी का बिजनेस को ना लेके जो इंजीनियरिंग साइड के बिजनेस को देखें तो उनकी कमेंट्री बहुत रोबस्ट आई है। और उसके कारण भी है कि वहाँ पे जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रहा है, ओलंपिक्स आ रहे हैं, आपके पास सऊदी में इतना बड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए शहर बन रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इसमें कुछ दिखना शुरू होगा। बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, इसमें कोई चीज़ इस टाइप की नहीं है कि 2 क्वार्टर में झलकने लगे। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट वाइट गुड्स में से अगर कुछ सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे गुंजाइश ज़्यादा है। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ और आइडियाज़ आपके लिए। केमिकल्स में प्रकाश जी कोई व्यू बन रहा है कि आपका, क्योंकि एक अच्छी रैली के बाद एक बड़ी करेक्शन आई, अब इस समय केमिकल स्टॉक्स पर कोई व्यू बन रहा है आपका यहाँ पर? सो थोड़ा कॉशन वाला व्यू है अनुज, और कारण भी बहुत क्लियर है। यूरोप से जो डिमांड आने की उम्मीद थी वो वैसी अभी तक कोई हुई नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि यूरोप में जो केमिकल बनाने की क्षमता जैसे जैसे घटती जा रही है या ख़त्म होती जा रही है, पावर की कॉस्ट को लेके या मैन पावर के इश्यूज़ को लेके, वो गैप हमारे यहाँ की कंपनीज सब्सटीट्यूट कर पाएंगी। बट ऑन द लॉन्गर टर्म, मतलब इमीडिएट बेसिस पे तो चाइना से माल इतना डंप हो रहा है कि जो केमिकल एक्सपर्ट्स मैं जिनको जानता हूँ उनकी राय ये है कि ये माहौल अभी भी जो 2021-22 में जो पार्टी हुई थी कोविड को लेके, जो शॉर्टेजेस हुई थी और केमिकल कंपनी ने बहुत पैसा कमाया, उसका अभी भी हैंगओवर चल रहा है। मतलब आज आप उसमें से अभी तक निकले नहीं हैं, तो वो हो सकता है 2 क्वार्टर और लंबा चल सकता है। और जैसे दीपक नाइट्राइट जैसे अच्छी कंपनीज भी आज 52 वीक के हाफ लेवल्स पे मिल रही है, या आरती इंडस्ट्री देख लो, या SRF देख लो जो एक मेरी बहुत चुनिंदा कंपनी रही है हमेशा। सो आई थिंक देयर इज स्टिल सम टाइम फॉर जो रिकैलिब्रेट होने का है डिमांड साइड पे। लेकिन जो कंपनी क्षमता बना के अपनी अपने आप को मेंटेन कर रही है और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, वो कंपनीज बहुत जल्दी इसमें से रिवाइव हो पाएंगी। सो उन पे नज़र रखिए। समय शायद थोड़ा सा अभी और लगे, लेकिन एटलीस्ट उम्मीद यह है कि बॉटमिंग आउट जो है वो उसका फेज जारी है केमिकल्स के क्षेत्र में, जैसे IT में हुआ था। वही चीज़ आपको थोड़े दिन और 2 क्वार्टर और झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद इंप्रूवमेंट जरूर दिख सकता है। ओवरऑल रियल्टी में काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है, बाकी भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है इस समय। यहाँ कोई आपने फ्रेश आइडिया निकाला है क्या? एक्चुअली रियल एस्टेट में काफ़ी समय से दिख रहा था, नंबर्स इतने अच्छे जो चैनल चेक्स हैं वो इंडिकेट कर रहे थे, प्राइसिंग पावर हो रही थी। और ऑफ कोर्स ओबरॉय ने तो ये जो 14.5 एकड़ का एक पार्सल हाल ही में अनाउंस किया गुड़गांव में पहल करी लेके, वो बहुत सही उनके लिए रहेगा, क्योंकि बम्बई में अब हो सकता है कि थोड़ा सा पीकिंग आउट हो जाए, कोई डेवलपमेंट की जगह उनके पास है नहीं। बट गुड़गांव में जो प्राइसिंग पावर है और जो DLF के नंबर से आपको दिखती है, उससे ये खास जाहिर है कि लग्जरी सेगमेंट में अभी भी डिमांड है। और खास करके कोई लग्जरी सप्लाई करने वाला प्लेयर ओवरऑल जैसा जाता है तो उसके लिए बेचना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। सो रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बैलेंस शीट अभी भी मजबूत है, तो कोई वो नहीं है, जिसकी बैलेंस शीट मजबूत है और जो डिलीवर कर सकता है और बेच सकता है अच्छे भाव पे, वो वाली रियल एस्टेट कंपनी सब चलेंगी। बट अनुज, रियल एस्टेट में मेरा मानना ये है कि आप रनअप काफ़ी आ चुका है, तो इससे अच्छा आप या तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की तरफ एक झलक लीजिए, या आप सीमेंट कंपनीज लीजिए जो इससे फायदे में रहेंगी। तो सीमेंट कंपनीज अगर कोई देखना चाहे तो मुझे लगता है अच्छा कंसोलिडेशन मार्केट में हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। एक्विजिशन M&A थोड़ा सा इतना खास हुआ नहीं जितना सोचा था, पर अभी भी मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट में ये 419-415 की जो जोन है, ये एक बहुत बढ़िया एंट्री आपको दे रही है, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट आना है अब इसके बाद झलकना शुरू होगा, चाहे वो कॉस्ट कंट्रोल से हो या एफिशिएंसी से बोले, वो वहाँ पे आपको दिखेगा। और इनके पास स्केल है, इनके पास नॉर्थ का फुटप्रिंट है जहाँ पे प्राइसिंग पावर रहती है। साउथ में तो क्या है कि इतना कंपटीशन हो गया है कि बहुत जल्दी प्राइस भी आप नहीं इंप्रूव कर पाते। सो यू कुड लुक एट प्रॉक्सी है, मतलब रियल एस्टेट ना प्ले करके आप सीमेंट प्ले कर लीजिए। अच्छा प्रकाश सर, अब आते हैं यक्ष प्रश्न पे। कोई मिड कैप बैंक जो अच्छा लग रहा है, स्पेशली PSU में?
या फिर एनबीएफसी जिनके नहीं, सो बैंक्स में मैंने जैसे शुरुआत में कहा पॉजिटिव तो जरूर हुई हूँ, बट और इसमें एक मेरी पसंदीदा बैंक जो रही है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और उसके कारण बहुत साफ है, जाहिर है कि जो इम्प्रूवमेंट इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर में दिया है ये ना वन ऑफ टाइप नहीं है। इसमें आप देखिए कि इनके कोर मेट्रिक्स जो हैं जिसको हम कहते हैं वो इम्प्रूव होने लगे हैं। जो एनपीएस का जो कंट्रोल है, जो इनका क्रेडिट एक्सपेंशन है, जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, और इन्होंने खास करके अपने आप को बहुत अच्छी तरह ढाला है टू बी प्रेजेंट इन ऑल चैनल्स। मतलब ये डिजिटल में भी हैं, ब्रांच बैंकिंग में भी एक्सपेंशन हो रहा है, कोर बैंकिंग भी इनका इंप्रूव हो रहा है। सो कहीं ना कहीं इसको, और इसमें एक ही चीज़ है कि फ्लोट कम होने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे जल्दी होता है, तो बहुत वैसा ना करें कि आप इतना ज़्यादा पैसा एक साथ लगा दें कि वो नीचे आए तो फिर मायूसी छा जाए। लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस आई थिंक इसमें वैल्यू डिस्कवरी आएगी। छोटी सी बैंक है एज कम्पेयर टू द अदर पीएसयू बैंक्स, लेकिन सरकार का इंटेंट बहुत क्लियर है कि इसको अच्छी तरह ढाला जाए, तराशा जाए, और इसको कहीं ना कहीं कोई शूटर मिल जाए तो इसको बेचा भी जाए। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देखिए, अभी भी इसमें काफ़ी जगह है फॉर सम सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। एटलीस्ट 20-25% सालाना आपको ये रिटर्न कायम कर सकते हैं। प्रकाश, आपने पास में काफ़ी बड़े बड़े मल्टी बैगर्स निकाले हैं। 2 नाम तो मुझे याद आ रहे हैं जो मैंने खुद आपसे डिस्कस किया था। एक था एम्बर, एक था टेस्टी बाइट। यस। हाँ, तो ऐसा कोई फ्रेश धमाकेदार मल्टी बैगर दिमाग में आ रहा हो इस समय? सो अनुज, ये प्रॉब्लम ये होगी ना, ये मार्केट में इतनी जल्दी चीज़ें बढ़ी है कि हम लोग जब तक रिसर्च कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, तब तक प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। बट कई कंपनीज हैं जो मुझे अभी भी लगता है अंडर डिस्कवर्ड हैं या अंडर ओन्ड हैं, और मैं कई बार नाम ले चुका हूं, लेकिन एक बार फिर दोहराऊंगा क्योंकि अभी भी मुझे लगता है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए कि इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन जैसा हो सकता है या आना चाहिए वैसा है नहीं। और उस कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। अब ये करती क्या है, ये तो आप सबको पता है कि ये चॉकलेट के सब्स्टिट्यूट्स बनाती है। चॉकलेट ग्लोबली क्या हो रहा है कि कोको की जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कोको बटर इक्विवेलेंट करके एक पदार्थ से, और वो ये चीज़ की मास्टरी है। ग्लोबली नंबर 3 प्लेयर है ये, हिंदुस्तान में और कोई इनके जैसा है नहीं, तो मोट है। कोई और करना चाहे तो भी इसको 10-15 साल लग जाएंगे इस टाइप की रिसर्च और एक्सेप्टेंस आते हुए। और इसके सारे एमएनसी क्लाइंट्स जो हैं आप देखें, मॉन्डलीज, फेरो रोशर, सब इनसे माल लेते हैं। तो बहुत बढ़िया कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हुआ है वहाँ पे, जिसकी झलक आपको अब अगले साल दिखनी शुरू होगी। तो इसको देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं ये रीसेट होगा अगले 3-4 साल में, तो आपको ये मल्टी बैगर बनने की इसमें एटलीस्ट क्षमता है। अब वो तो मार्केट पे डिपेंड करेगा, बट एटलीस्ट बिजनेस का जो हुलिया है वो बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहा है। 2,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, लेकिन अब तक सेल्स में वो ट्रांसलेशन एग्जैक्टली। सो वो उसका मैं बहुत बढ़िया पॉइंट आपने कहा कि इन्होंने जो 350 करोड़ से थोड़ा सा बढ़त हासिल की, 2 क्वार्टर आपने अभी देखे, कोई खास हुआ नहीं, क्योंकि कैपेसिटी का जो विस्तारण हुआ है वो 15,000 टन की रिफाइनरी से 45,000 पे हुआ है, और वो रिफाइनिंग कैपेसिटी अब जाके वो हुई है, कमर्शियलाइज हुई है। तो इसकी एक्चुअली असर तो आपको अगले क्वार्टर में नहीं पर अगले पूरे साल में दिखेगी। हमारी उम्मीद ये है आंकड़ों को देखते हुए और रियलाइजेशन के नंबर्स को नज़रअंदाज वो बिना करे कि 1,000 करोड़ के रेवेन्यू पे ये करीब 135-140 करोड़ का प्रॉफिट कायम कर सकते हैं। और अगर वो होता है और आप इनको मल्टीपल जो दे रहे हैं उससे कम भी दें, तो ये यहाँ से 5-6 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप तक जाने की क्षमता रखता है। सो नंबर्स आर सेइंग दैट देयर कुड बी अ रीसेट, और मेरे को तो कंपनी वही पसंद आती है जिसका बिजनेस मुझे समझ आए। और इसके जितने भी मैंने चैनल चेक्स किए हैं, कस्टमर से बात की है, इनका प्लांट भी देख चुका हूँ मैं, तो उससे साफ जाहिर है कि ये कंपनी में उस टाइप का दमखम है कि ये यहाँ से 2-2.5 गुना आपको अगले 1-2 साल में बना के दे सकती है। अच्छा मुआरा इसमें अभी इस समय करीब 4% ऊपर मनोरमा इंडस्ट्रीज, तो ये एक इस समय का एक फ्रेश व्यू हो गया। अच्छा एक यहाँ पर मूव। अच्छा प्रकाश, ये पीएसयूज में एक शानदार मोमेंटम रहा है। पीएसयूज में कोई आपको स्टॉक पसंद है क्या? अभी भी मैं ओएमसीज की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा है, बट एक जिसका आईपीओ अभी चर्चा में है वो है इरेडा ना। हाँ। मुझे लगता है कि अब बढ़िया चीज़ क्या है कि आईपीओ में मैं नॉर्मली खुद पैसे नहीं लगाता, पर खास करके ओएफएस वाले में तो बिल्कुल नहीं लगाता। बट इसमें मुझे क्या चीज़ समझ आ रही है कि जिस वैल्यू पे मिल रहा है, ऑफर किया जा रहा है, आई थिंक 8200 करोड़ या कुछ मार्केट कैप पे होगा, ये 8400 करोड़ शायद हो, वो वन टाइम बुक जितना है। और ये जो रिन्यूएबल्स की जो सेगमेंट है ना अनुज, जिसमें अगर आप मेरे को अलाउ करें तो मैं समझाऊं कि जो हमारे यहाँ पीक पावर डिमांड सितंबर के महीने में हमने एक्सपीरियंस की 240 गीगावाट की थी, और ये
कम से कम 5-6% हर सालाना तौर पे ग्रो होती रहेगी। तो मतलब आपके पास 12-13 करोड़ की गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको शॉर्टेज पड़ेगी, और वो पूरी तरह से थर्मल से नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल्स आएंगे। रिन्यूएबल्स को वो करने के लिए, लगाम देने के लिए आपके पास फाइनेंसिंग चाहिए, और वो PFC REC ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है कि कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। सो वहाँ पे जो अगर वो लोग ये काम कर सकते हैं, तो इरेडा तो सिर्फ रिन्यूएबल्स की फंडिंग के लिए करता है। तो इनकी ग्रोथ यहाँ से बुक वैल्यू बेसिस पे 20-25% कायम हो सकती है अगले 5-6 साल के लिए। तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ये ना, वो आपको याद हो तो IRFC आया था, बड़ा बोरिंग सा बिजनेस लगता था कि रेलवे को सिर्फ पैसे देते हैं और क्या करते हैं, लेकिन वो बिजनेस ने, हाँ, वो बिजनेस ने जो जब हुलिया बदला और जो स्केल आया उसमें, तो इरेडा में मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल IRFC जैसी चाल चले होगी इसकी, लेकिन इट्स फंडामेंटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग जिसको नज़रअंदाज ना कीजिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें अब काफ़ी एक्चुअली हो सकता है कि मिले ही ना लोगों को। वो एक लिमिटेशन हमेशा रहता है इसका बुल मार्केट्स में कि IPO के बाद अलॉटमेंट ही नहीं मिलता आपको, तो आप देखते रहते हैं और फिर आपको पता है कि ये इतना महंगा लिस्ट हुआ है तो आप लेने की हिम्मत नहीं करते। बट नजर पे अपनी उस पर रखिए, कभी ना कभी कोई IPO अगर नहीं मिला तो किस प्राइस तक लेना ठीक रहेगा फिर? सो आई थिंक यहाँ से इसका अगर लिस्टिंग विद इन लेट्स से 15-20% के उस पर आता है तो इट इज स्टिल वर्थ लुकिंग। इसमें बहुत ज्यादा एपेटाइट भी वैसी नहीं आएगी क्योंकि टाटा टेक सामने खड़ा हुआ है। आप ये देखिए कि लोगों को अच्छी चीज क्या समझ आती है कि टाटा की तरफ से एक फंड आ रहा है, IPO आ रहा है जो इतने 20 साल बाद टाटा की कोई ग्रुप से आया है, जबकि PSU भी देखें तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 18 महीने या 20 महीने हो गए कोई PSU IPO नहीं आया। तो इसमें डिमांड तो रहेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लिस्टिंग के बाद उसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए। और ये कोई जल्दबाजी वाली चीज नहीं है क्योंकि इसका बिजनेस कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होगा। इसके 4-5 साल की विजिबिलिटी को देखते हुए मुझे लगता है इसको नीचे के लेवल्स पे जब भी आए लिस्टिंग के बाद, मतलब अगर लिस्टिंग बहुत तेज होती है तो लिस्टिंग के दिन एक बार डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आई थिंक इट्स फंडामेंटली अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस टू लुक एट। ओके, एक जनाब ने मुझसे पूछा कि ये मनोरमा का कौन सा स्टॉक है। ये मनोरमा इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा। मनोरमा स्टिल नाउ, आई मीन अभी तक 6 फीट अंडर। प्रकाश है, वो देखी थी पिक्चर मनोरमा 6 फीट? बिल्कुल बिल्कुल, अभय दोयल की पिक्चर थी, बहुत बढ़िया देखी थी। बट ये कंपनी का नाम जो है वो इनके प्रमोटर के ग्रैंड मदर के नाम से बना गया है। इस वजह से मैंने भी पूछा था कि इसके पीछे, नाम के पीछे क्या इसका वो है, इंपॉर्टेंस क्या है। यस कुछ कंपनियां होती है वाकई जिनका जो नाम की डिस्कवरी होती है बड़ी रोचक होती है, जैसे मदरसन सुमी। एक ज़माने में जब मुझे पहली बार मैंने इससे स्टोरी पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लगी। अच्छा सर, एक आखिरी प्रश्न पॉसिबली आपसे पूछूंगा। एक स्पेस जिसमें पैसा बन रहा है, सबका बन रहा है, बट अब फाइंडिंग इसमें नई क्या करें? हॉस्पिटल स्टॉक्स, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, आई मीन फोर्टिस हेल्थ केयर एट ऑल टाइम हाई, अपोलो स्ट्रॉन्ग स्विंग, हमारे पास रिसेंट की कुछ लिस्टिंग्स भी थी यथार्थ हॉस्पिटल कोई खास छोटा जो आपकी रीडिंग में आया प्रकाश सर? एक्चुअली हॉस्पिटल स्टॉक्स ना जो छोटे हैं उनको स्केल अप करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो सिर्फ छोटे होने की वजह से या स्टॉक थोड़ा सा नरम परिस्थिति में मिल रहा है इसलिए लेने जैसा नहीं है। इनफैक्ट इसमें इफ़ यू स्टे विद द लीडर्स, वीरू, मेरे ख्याल से आपको पैसा वहीं बनेगा। और मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि इसमें सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल, मुझे जनरली बाय एंड लार्ज हॉस्पिटल स्टॉक्स पर्सनल रीजन से नहीं बहुत पसंद आते क्योंकि थोड़ा एक्सप्लॉयटेटिव बिजनेस सा भी कभी कभी लगता है ये, और आई एम श्योर अनुज इस चीज़ से सहमत भी होंगे। बट अगर आप मतलब नारायण हृदयालय को देखें, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे बहुत प्रोग्रेसिव लगता है, प्रॉफिटेबल भी है और बहुत ही स्केलेबल है। लेकिन अब हुआ क्या है कि वो अब 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई पे मिल रहा है तो महंगा लगने लगता है। लेकिन कभी गिरावट में अगर कोई माहौल ठीक ठाक आपको लेने वाला बनता है तो आप उसको ले सकते हैं, उसको ऐड करिए पोर्टफोलियो में। और लॉन्गर टर्म बेसिस ये बाकी के स्टॉक्स जो छोटे मोटे आए, कई लिस्टिंग हुई है, उसमें ना अभी भी बिजनेस मॉडल प्रूवन नहीं है। किसी के भी ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक नहीं समझ आया कि ये सालाना ऐसे ही चलता रहेगा, अगले 5-6 साल का व्यू ले सकते हैं। वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं उसमें अभी। सो आई वुड स्टिक विद द लीडर्स। छोटे स्टॉक्स पे अभी इतनी नज़र नहीं बैठी है इसमें। ऑलराइट, प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच, इतने सारे स्टॉक्स के बारे में आपने बात की। मार्केट पर एक बार वापस नजर डालते हैं 19782 पर इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर। तो बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से हल्का सा मूव ज़रूर आया। फिर निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा टिपिकल एक्सपायरी डे वाला एक्शन फिन निफ्टी में, और वो 19600 के कॉल राइटर के जोन में आके बस वहीं पर एकदम फ्लैटन आउट हो रहा है इस समय इंडेक्स। लेकिन एक दो और स्टॉक देख लेते हैं। इंडस टावर
2.5% नीचे इस समय। मानस, कोई व्यू इस पर, इंडस टावर पर इस डिप में बाय करें क्या? देखिए कल पैटर्न काफी पॉजिटिव लग रहे थे, लेकिन ऊपर की तरफ आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो आपके पास पोजीशन है तो आप 184 का स्टॉप लॉस लगाइए, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब फ्रेश खरीदारी केवल 195 के ऊपर ही करनी चाहिए। ओके, इंडस टावर्स आपकी स्क्रीन पे 187.65 पे क्लोज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कुछ देर में इंडेक्स कमेंट्री पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार फिन निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा। ये एग्जैक्टली किस ट्रेजेक्टरी में जाके एक्सपायर होने की तैयारी करता हुआ फिन निफ्टी स्क्रीन पे डॉक्टर साहब रखिएगा। इट्स 19615, करीब 0.5% ऊपर। प्रकाश सर की जो कॉल थी अशोक लेलैंड की, उसको एक बार लेके आइएगा और अच्छी ट्रेजेक्टरी में जाके हम क्लोज होने की तैयारी करते हुए इट्स 178.40। प्रकाश सर, बीटीएससी रेट्स पे आते हम, लेकिन उससे पहले जरा एक बार बताइएगा, आई मीन टेक्निकली जिस तरीके से, जिस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये क्लोज हो रहा है सर, आपका टारगेट अभी पेंडिंग है, लेकिन ओवरनाइट कैरी कर लो इसको क्या? आई मीन 183 टारगेट के लिए बिल्कुल बिल्कुल खरीदना चाहिए। नियर टर्म टारगेट 187 का है, उसके बाद 194 का है, उसके बाद 210 का है। तो ये चलता रहेगा, लेकिन सेटअप ना हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा जो टेक्निकल टारगेट है 225 वो अब भी वैलिड है। मेरे ख्याल से यस अप मूव मिल रहा है और बीटीएससी का अगर इसको ले जाना है 176 का स्टॉप लगाइए और एक ओवरनाइट ट्रेड बन सकता है 187 टारगेट के लिए, और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। ओके अशोक लेलैंड, चलिए अभी काम करते हैं, अब बात कर लेते हैं डीलिंग रूम चेक की, और यतिन आ गए हैं उसके लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स पर नजर आज? गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले आईएक्स, और बहुत आपको पिछले आधे घंटे में यहाँ मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। डीलर्स को लगता है कि यहाँ फर्दर मोमेंटम रह सकता है 145 से लेके 148 तक के लेवल्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% का इजाफा, और काफ़ी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए, और यहाँ बीटीएसटी की सलाह वो दे रहे हैं। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और यहाँ एफआई सेलिंग जो जारी थी वो अभी लगभग ख़त्म हो चुकी है, ऐसा डीलर्स का मानना है, और पोजिशनली उनको लगता है ये स्टॉक 2000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस में जहाँ डीलर्स को लगता है फिर से एक बार मोमेंटम बनना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट भी आज लगभग 5% बढ़ा है, और डीलर्स यहाँ डोमेस्टिक फंड्स के पीछे भी खरीदारी कर रहे हैं, और पोजिशनली यहाँ रियल एस्टेट के हिसाब से भी खरीदारी करवा रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक ऐसा स्टॉक जो अभी भी अपने हाई से दूर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ जब सीईओ ने क्विट किया और बड़ी करेक्शन आई थी, उसके बाद से बाकी सारे स्टॉक्स लाइफ हाई है उसके करीब, लेकिन यहाँ पर अभी भी थोड़ा स्पेस शायद। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों स्टॉक बताने के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, बीटीएसटी क्या ट्रेड रहेगी? जी, मेरे ख्याल से स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे वो है जी एंटरटेनमेंट। बढ़िया लगता है, सेटअप सही है, जगह अच्छी है, ट्रेड कर रहा है 252, टेक्निकल टारगेट 260-65 के हो सकते हैं, स्टॉप होगा 248। जी एंटरटेनमेंट। ओके मानस, आप क्या पिक करेंगे? औरो फार्मा को लेके जाएंगे अनुज जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1020 का एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है, इसलिए यहाँ पर करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर पे खरीदारी करिए। औरो फार्मा के और फार्मा का फ्यूचर इस टाइम 1029 के आसपास का चल रहा है, तो वहां पर खरीदारी करेंगे। 1019 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1050 के टारगेट सेट करेंगे। अमित जी, आपका ट्रेड क्या होगा कल को कैरी करने के लिए, वेडनेसडे के लिए? विन जी, मैं लुपिन को लेके जाऊंगा। लुपिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट 2 दिन इनडिसाइसिव कैंडल्स बनी थी, ऑलमोस्ट डोजी टाइप कैंडल्स, और लेकिन आज के सत्र में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है। पिछले 2 दिनों के कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 1208 रुपए का रखेंगे। फ्यूचर्स में इसका लगभग प्राइस 1225 है। टारगेट्स मेरे रहेंगे 1260 रुपीज के। ओके, लुपिन 1220 पे आपका बाय है। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है एचडीएफसी लाइफ में, और वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग है पिछले 3 दिनों में, तो ये मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 654, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 695, 695 का। ओके, चलिए अब श्रीकांत चौहान के पास चलते हैं। श्रीकांत जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? बिल्कुल, तो अनुज जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कैश के स्टॉक्स में भी काफी अच्छा बाइंग अट्रैक्शन दिख रहा है। मुझे लगता है वीआईपी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लॉन्ग करके चलना चाहिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज अभी 630-635 के करीब ट्रेड कर रहा है, और अगर इसके फॉर्मेशन को देखें तो क्लियरली एक डेली टाइम फ्रेम में राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है।
हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 650-655 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से वीआईपी इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 620 रुपए का। ओके, वीआईपी पर नज़र रखें। मेटल्स इंडेक्स एक बार फिर लेकर आइए ज़रा, क्योंकि डे हाई पर बंद हो रहा है इंडेक्स। और देखिए कोई भी इंडेक्स अगर डे हाई पर बंद हो तो मतलब वहाँ स्ट्रेंथ है। और अब आप देखिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों इस समय हाइज पर, हिंडाल्को ऑलमोस्ट डे हाई पर। मयूरेश, मेटल्स में कोई पिक रहेगी आपकी? बिल्कुल है अनुज जी। इनफैक्ट 2 दिन पहले हमने एक स्टॉक जो चुना था मार्केट्स में इंडिया में, वो है जिंदल स्टेनलेस, JSL। हमें लगता है रिजल्ट्स काफी शानदार थे। टॉप लाइन अगर आप देखेंगे वहां पे अच्छा खासा इजाफा हुआ है फॉर द फर्स्ट हाफ। EBITDA पर टन जो रिपोर्टेड आया है पहले हाफ के लिए, वो 20,000 रुपया प्रति टन के ऊपर निकल गया है। तीसरा, आई थिंक जो इनकी इनपुट कॉस्ट है, निकल के प्राइसेस अच्छी खासी कम हुई है। तो जो 2 तिमाही पहले 22-25 हजार डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन हुआ करती थी, वो 20,000 डॉलर्स प्रति मेट्रिक टन पे आ चुकी है। फेरोक्रोम की प्राइसेस थोड़ी बढ़ी है, बट दे हैव पार्शियली पास दिस थ्रू, जो शायद दोनों EBITDA मार्जिन्स और EBITDA पर टन इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके जो एप्लीकेशंस हैं, स्ट्रक्चरल स्टील हो, प्लेटफॉर्म्स हो, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस हो, रेलवेज में हो, डिफेंस में हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हो, वेरिड एप्लीकेशंस है, जहाँ पे रियलाइजेशन ग्रोथ काफी अच्छी खासी हो सकती है और डिमांड डायनामिक्स काफी ठीक-ठाक रहेंगे। तो हमें लगता है वॉल्यूम ग्रोथ, EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन, ऑपरेटिंग लेवरेज और जो डेट बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पे है ही नहीं, ये सारी चीजें अर्निंग्स को बहुत अच्छी तरह से सहारा देंगे। तो JSL एक हमारा बहुत पसंदीदा स्टॉक रहेगा ये स्पेस। ओके, जिंदल स्टेनलेस ये इस समय पिक। अच्छा, एक बार जरा आप लेकर आइए सन टीवी को। सन टीवी में आज काफ़ी समय के बाद एक करेक्शन आई है। गावा सर, यूज़ करेंगे इस करेक्शन को बाय करने के लिए? वेल, सन टीवी का जो चार्ट है, एक लगता है थोड़ा एग्जॉशन नजर आता है। 661 पर ट्रेड कर रहा है। लो लेवल थोड़े देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो सन टीवी पे है वो करीब 620 के आसपास है। वहां पर शायद एक बाइंग बनती है, वहां पर पहले आने दीजिए, फिर वहां पर अगर सिग्नल मिला, अरेस्ट हुआ फॉल, तो खरीदने का मौका है। या फिर 680 पार कर ले, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक आई वेट फॉर सपोर्ट सन टीवी। सन टीवी हल्का सा बैकफुट पैके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद हम इंडेक्स की कमेंट्री पे जाएंगे। आज सुबह सुबह केमिकल बास्केट में जो एक स्विंग आया था, उसमें बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स ने एक मूव लिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे भी आ गए थे। बट SRF 2354 पे उन सभी स्टॉक्स की कैटेगरी में सबसे स्मार्ट कैंडल कैरी कर रहा है वेडनेसडे के सेशन के लिए। प्रशांत, आपका व्यू 2354 पे एक बार SRF पे क्या होगा? ये मतलब एक अच्छे बड़े पुल बैक के बाद 26 अक्टूबर को इसका प्राइस करीब 2086 था, इस ट्रेजेक्ट्री में आया है। 6 नवंबर से कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस के मूड में है। आप किस थ्रेशोल्ड पॉइंट का, किस मार्क का, किस लेवल का इंतजार करेंगे जिसके बाद एक लॉन्ग ट्रेड पिक करना आप ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर प्रेफर करेंगे? वीरू जी, मुझे लग रहा है करंट प्राइस पे ही अगर थोड़ी डिप मिल जाए तो भी बाइंग की जा सकती है। आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर 2315 होगा, 2315। और मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी दिनों से 2310 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तो ये प्राइस एक्सेप्टेंस दिखा रहा है। अब मुझे लग रहा है प्राइस एक्सेप्टेंस के बाद ये अप के लिए तैयार होगा और करीबन ये 2400 से लेके 2430 तक बिल्कुल जा सकता है। तो 2315 पे स्टॉप लॉस रख के मुझे लग रहा है इसको खरीदा जा सकता है। ओके, SRF 2354 पे आके ट्रेड करता हुआ। और एक बार जरा आप SRF के साथ साथ टाटा केमिकल भी लिखे आइए। उस वक्त हालांकि स्विंग UPL में भी अच्छा आया था, टाटा केमिकल में भी अच्छा आया था, दीपक नाइट्राइट में भी अच्छा आया था। दीपक नाइट्राइट करीब करीब 2124 पे अपने सब्सटेंशियल गेंस को सरेंडर करके ट्रेड करता हुआ। और जहां तक टाटा केमिकल का सवाल है, इसकी क्लोजिंग फिर भी अच्छी है, इट्स 961, और बट रिजेक्ट कर दिया इसने 20 DMA के जोन को। श्रीकांत, टाटा केमिकल पे आपका व्यू? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे वैसे वीरेंद्र, देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है और मल्टीपल टाइम्स इन्हीं लेवल्स के करीब ये स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया है। मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर एंड फिर ये स्टॉक के फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम एक कंडीशनल बाय ले सकते हैं। 980 के ऊपर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 980 के ऊपर मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 1050 से लेकर वापस से 1060 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अवॉइड करें, लेकिन 980 के ऊपर बाय करना मुझे लगता है कि फायदेमंद रहेगा। ओके, 980 उस थ्रेशोल्ड पॉइंट का आप इंतजार करेंगे। अब आप इंडिसेस स्क्रीन पे लेके आइएगा
19,781 और 43,691। अनुज, बैंक निफ्टी का तो शायद ये अभी भी आज एक बहुत डिसअपॉइंटिंग सेशन रहा, बट निफ्टी आईटी में थोड़ी सी जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसने हमें इस थ्रेशोल्ड पॉइंट को एक बार फिर से पार करने में नाकाम कर दिया। बट ये क्लोजिंग कैसी है एट 19,782 और व्यू कल के लिए? बिल्कुल, क्लोजिंग ना थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। 19,800 के अगर आप ऊपर बंद हो जाते तो मैं मतलब एकदम कहता हूँ कि 19,829 तक गए थे आप, तब तो मैं कहता कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। लेकिन अभी भी मैं इस क्लोजिंग को ख़राब नहीं कहूँगा, क्लोजिंग अच्छी है, क्लोजिंग अच्छी है ये मार्केट की, और लॉन्ग कैरी करने वाली क्लोजिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा है कल मार्केट में गैप अप होना चाहिए। जिस तरीके का मार्केट का टेक्सचर है, एक गैप अप की तैयारी हो रही है। और मुझे एक और चीज़ लग रही है, मुझे लग रहा है हम बहुत क्लोज हैं उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के जिसमें अगली जो मार्केट की रैली लीड होगी वो FIIs लीड करेंगे, और वो लीड होगी आपके लार्ज बैंकों की वजह से, क्योंकि बैंक्स ने अब तक अंडर परफॉर्म किया है। थोड़ा मैं हो सकता है प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ उसको, हालांकि मैं अभी कहूँगा कि अभी आप बैंक निफ्टी ना कैरी करें, अभी आप निफ्टी का ही लॉन्ग कैरी करें। लेकिन पॉइंट ये है कि हम काफ़ी क्लोज हैं उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के। तो 19,875 निफ्टी पर अगला रेजिस्टेंस है जो सीरीज़ का हाई है, और मेरा एक व्यू ये है कि ये ट्रेंडिंग सीरीज़ है। ये सीरीज़ शुरू हुई थी करीब 18,800 18,900 पे शुरू हुई थी शायद, तब FIIs आपके 90% शॉर्ट पर आ गए थे, और हमने एक वहाँ पर एक व्यू लिया था कि यही शॉर्ट्स आपको 18,850 के आसपास ये सीरीज़ की शुरुआत हुई थी, और एक ये उसमें व्यू लिया गया था कि ये एक ट्रेंडिंग सीरीज़ रहने वाली है, और मैं अभी भी उस पर इंटैक्ट हूँ कि ये सीरीज़ ट्रेंडिंग रहने वाली है। और आप सीरीज़ का हाई निकालेंगे जो 19,875 पर है, उसके ऊपर सीधा 20,000 की चाल निफ्टी पर, और फिर ऑल टाइम हाई। बैंक निफ्टी में अभी भी एक दिन का और व्यू ले लेते हैं, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी एक बार वो हो जाए, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, और उसके बाद फिर एक फ्रेश व्यू लेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। लेकिन निफ्टी पर तो व्यू अभी भी पॉजिटिव ही है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे मैं कह रहा हूँ, वो FII का नंबर किसी भी दिन अब ये बाइंग आनी शुरू होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि टेक्सचर उसी हिसाब से है जो मार्केट का दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से। ओके, इंटरेस्टिंग। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ को देखते हैं। आपने इंडिसेस पे व्यू समझ लिया, और लेवल्स क्या महत्वपूर्ण है इंडिसेस पे, निफ्टी पे अभी भी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग का व्यू। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आएगी। हालांकि ब्रेथ थोड़ी और अच्छी हो सकती थी अगर निफ्टी IT हल्का सा थोड़ा सा अंतिम दौर तक आते आते स्लाइड ना होता। एक ऊपर से थोड़ा सा निफ्टी IT, इनफैक्ट जो स्विंग हाई लगा था सुबह 32,590, उसको एंटायर रीगेन नहीं कर पाया। 71 लॉन्ग्स स्टिल, मैं कहूँगा कि ब्रेथ अच्छी नज़र आ रही है। झुकाव लॉन्ग्स की तरफ ज़्यादा है, 47 नेगेटिव्स, माफ कीजिएगा, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 44, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 24 में। स्लाइड्स को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, जिसमें हम स्टॉक्स को देखेंगे लॉन्ग्स कहाँ कहाँ पर थे। इसमें मेरे ख्याल से मेटल्स होगा, इसमें फार्मा होगा, इसमें बहुत सारे ऑटो भी होंगे। वो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे इसके बाद आएगी। मैक्स फाइनेंशियल्स, ओबरा रियल्टी एट ऑल टाइम हाई, और विंडो फार्मा, आज फार्मा में काफ़ी मूव था अच्छा, ऑल टाइम हाई पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स क्लोज हुआ। IEX क्लोजिंग में इसको हमने पकड़ा भी था 140 पे, स्ट्रॉन्ग मूव। एस्टर 2 बजे की कमेंट्री में इसको शामिल किया गया था। अशोक लेलैंड आज शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बहुत दिनों के बाद एक क्रिएट की। जी एंटरटेनमेंट, RBL में आज एक मूव था, अदानी इंटरप्राइजेस कल के कोलैप्स के बाद आज एक पुल बैक, और चंबल करीब 2% ऊपर। ONGC में शॉर्टिंग थी, वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर्स, चोला में और सन टीवी में आज शॉर्टिंग थी। ये काउंटर्स पांचों के पांचों डे लो के क्लस्टर में। कोल इंडिया, माफ कीजिएगा ये इस स्लाइड में नहीं आएगा, एक्स डिविडेंड था आज। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, REC, IOC और साथ ही साथ PFC आपकी स्क्रीन पे करीब 1.5% नीचे रहा। ब्रेथ फिर भी अच्छी थी, ब्रेथ में उतना आप देखिए खराब नहीं था जो हाल था, सूरत हाल, और डेरिवेटिव्स में ब्रेथ फिर भी स्ट्रॉन्ग थी। चलिए अब इस क्लोजिंग को बड़ी वॉल पे देखने चलते हैं अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, मैं उस क्लोजिंग पे जा रहा हूँ, उससे पहले एक और मार्केट पे व्यू ले लेते हैं, और टाटा AMC के CIO राहुल सिंह से जो बात हुई असीम की, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद क्लोजिंग में आते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे मार्केट के बारे में, किस तरह की मार्केट अभी आपको दिख रही है? तो मार्केट तकरीबन जो है फेयर वैल्यू के आसपास है, ±5%। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो जो है आउटलुक अच्छी पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि इकोनॉमी पिछले 10 साल में जैसे इन्वेस्टमेंट साइकिल में रिकवरी नहीं आई थी, अब वहाँ पे हमें कुछ रिकवरी दिख रही है, रियल एस्टेट में रिकवरी दिख रही है। तो बहुत सारे ऐसी जो कंपनीज थी या जो सेक्टर थे, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहाँ पे जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है अभी, वो बहुत इनकरेजिंग है।
और वो जब होती है तो एक इकॉनमी की जो ग्रोथ रेट होती है 6% सस्टेन होने की चांसेस बढ़ जाती हैं और मार्केट में भी ब्रॉड मार्केट की जो उम्मीद है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सर इस वक्त रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन किस तरह से है? म्यूचुअल फंड की फ्लोज आप देख रहे होंगे कि हमें फ्लोज तो स्ट्रांग है और एक तरीके से मैं समझूंगा कि ये रिटेल इन्वेस्टर भी मैच्योर हुआ है क्योंकि जब मार्केट में थोड़ी करेक्शन आती है तो हमने देखा है कि फ्लोज थोड़े और बढ़ते ही हैं, गिरते नहीं हैं। तो ओके चलिए अब बात है मार्केट की क्लोजिंग पर। निफ्टी करीब करीब 90 पॉइंट ऊपर 19,783 पर, बैंक निफ्टी 118 पॉइंट ऊपर। और आज देखिए थोड़ा रिवर्सल हुआ, आज बैंक निफ्टी ऊपर बंद हो रहा है और निफ्टी आईटी जो सुबह ऊपर था वो रिवर्सल हुआ। निफ्टी आईटी इनफैक्ट आज डे ऊपर बंद हो रहा है और आज मिड कैप में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी हायर लेवल से। मिड कैप इंडेक्स भी अपने गेंस को आज सस्टेन नहीं कर पाया, हालांकि ऑल टाइम हाई लगाया है इसने, लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी इस समय थोड़े से लोज के साथ ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी इनफैक्ट रेड में इस समय बंद हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, करीब करीब 14 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स इस समय बंद हो रहा है। एक बार एक एक करके बाकी सेक्टोरल इंडेक्स देख लेते हैं कहाँ पर बंद हो रहे हैं, उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे सीधा। आज सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्स में मेटल्स आज अच्छा खासा तेज़ी में था, उसके अलावा ऑटो करीब 0.5% ऊपर, फार्मा करीब 1% ऊपर इस समय, और उसके अलावा एफएमसीजी फ्लैट था करीब करीब 0.2%। रियल्टी में अच्छी तेज़ी थी आज करीब करीब 1% ऊपर। चलिए निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं आज और देखते हैं कि कहाँ पर ये आज तेज़ी कहाँ पर मंदी। और सबसे ऊपर एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, तो दोनों लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 2.5% ऊपर। मेटल्स में अच्छी तेज़ी थी, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील। टाइटन ने ऑल टाइम हाई लगाया, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप। भारतीय सुबह हमारी स्पॉटलाइट में था 1% ऊपर। यूपीएल में अच्छी तेज़ी। रिलायंस ने आज पूरे दिन सपोर्ट किया मार्केट को, इनफैक्ट सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर आज रिलायंस ही था। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया। लोअर साइड पर ये दोनों स्टॉक एक्स डिविडेंड थे, इसके लिए इनको टेक्निकली नहीं गिना जाएगा लूजर्स में। बीपीसीएल, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री, एलएनटी, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज लोअर साइड पर बंद हुए। ब्रिटानिया भी इस समय लोअर साइड पर। तो चलिए ये इस समय इंडेक्स की क्लोजिंग। और अब फिर कल मिलेंगे सीधा, और कल बैंक निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी। जी हाँ, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और कल फिर एक बार बैंक निफ्टी की परीक्षा होगी, आखिर किस ट्रजेक्ट्री में कल ट्रेड करेगा या फिर इस ट्रजेक्ट्री से जिसमें पिछले 3 दिन से शुक्रवार से झूल रहा है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समीकरण, निफ्टी पर आपकी अप्रोच क्या हो, स्टॉक्स स्पेक्ट न्यूज, सब कुछ लेकर हाजिर होंगे मैं, अनुज, आशीष, नीरज और हर्षदा कल सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।